हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माफ कीजिएगा, पेपर की तैयारी के चलते टाइम नहीं मिल पाता कि डेली एपिसोड अपलोड कर सकूं। दोस्तों फिर भी टाइम निकल कर कोशिश रहेगी कि डेली अपलोड कर सकूं। तो चले शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। 31 अनटाइटल्ड चैप्टर। अब तक वही हमारी चाहत तो गाना गुनगुनाते हुए नीचे आ रही थी। उसका ध्यान किसी पर नहीं था। लेकिन जब वह सीढ़ियों से नीचे आकर अपना सर ऊपर उठकर सबको देखती है तो पाती है सभी एक तक उसे ही देख रहे थे। जो देखकर हमारी चाहत हैरान परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसे ऐसे क्यों देख रहे थे। अब हमारी चाहत को कौन समझाए कि वह जब इतनी ब्यूटीफुल लगेगी तो हर कोई उसे देखेगा ही ना। लेकिन चाहत हमारी न समझा, उसको ये सब कुछ नहीं पता था। इसलिए वह सबको हैरानी और कंफ्यूजन के थोड़े मिले जुले भाव के साथ सबको देख रही थी। अब आगे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बाकी सब उसे ऐसे क्यों देख रहे थे। वही चाहत थोड़ी देर इंतजार करती है कि कोई कुछ बोलेगा। लेकिन जब कोई कुछ नहीं बोलता तो चाहत अपनी मासूमियत से भरी आवाज में सबसे बोलती है, आप लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं। वही चाहत के बोलने से सभी लोग अपने शौक से बाहर आते हैं और चाहत की तरफ देखने लगते हैं, जो उन्हें ही अपनी बड़ी बड़ी आंखें से देख रही थी। जो देखकर सभी लोग एक पल के लिए हड़बड़ा जाते हैं लेकिन साथ ही मुस्कुरा देते हैं। वहीं हमारी चाहत अपने कंफ्यूजन वाले चेहरे के साथ सबकी तरफ देखने लगती है कि यह सब क्यों मुस्कुरा रहे हैं। जो देखकर गीता की चाहत के पास आती है और उसको अपने गोद में उठाकर उसके गालों पर किस करके प्यार से कहती है, प्रिंसेस आप ऐसे क्यों हम सबको देख रहे हैं। गीता जी के सवाल पर चाहत मासूमियत से कहती है, मामा आप लोग हमें देखकर ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे थे। क्या हम अच्छे नहीं लग रहे हैं। इतना कहकर चाहत मायूस हो जाती है। जो देखकर गीता जी फट से चाहत से कहती है, नहीं नहीं प्रिंसेस, हम जो तुम्हें देखकर इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि हमारी प्रिंसेस सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। इतना कहकर गीता जी चाहत को निहारने लगती है। वही गीता जी की बात सुनकर हमारी चाहत जो मायूस थी वह तुरंत खुश हो जाती है और गीता जी की तरफ अपनी चमकती हुई आंखों से देखने लगती है। जो देखकर दादी जी भी उसके पास आती है और अपने आंखों का काजल हल्का सा लेकर चाहत के कान के पीछे लगाकर कहती है, प्रिंसेस आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। इतना कहकर दादी जी भी चाहत के फुले हुए गालों पर किस कर देती है। जो देखकर हमारी चाहत खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसकी हंसी उस पूरे लिविंग हॉल में गूंज रही थी। जो देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वही वहां पर नौकर जो लिविंग हॉल में काम कर रहे थे वह भी चाहत को ऐसे खिलखिलाकर हंसता देखा। वह सब भी अपना काम छोड़कर चाहत को निहारने लगते हैं, जो हंसते हुए बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। वही विवेक ओबरॉय अपनी प्रिंसेस को ऐसे हंसना देख उसे एक तक निहार ही रहा था। तभी उसकी नजर अपने आसपास के लोगों पर जाती है जो अपना काम धंधा छोड़कर उसकी प्रिंसेस को निहार रहे थे। जो देखकर विवेक ओबरॉय को बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है कि वह सब उसकी प्रिंसेस को क्यों निहार रहे हैं। वह बस उसकी प्रिंसेस है। यही सब सोचकर विवेक ओबरॉय को गुस्सा आने लगता है, इसलिए वह जोर से सब नौकरों पर चिल्लाकर कहता है, तुम लोगों को क्या कोई काम धंधा नहीं है। जाओ सब अपना काम करो। वही विवेक ओबरॉय के ऐसे चिल्लाने से सभी लोग तुरंत अपने होश में आते हैं और अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। वही सभी परिवार वाले जब देखते हैं विवेक ओबरॉय कैसे सभी नौकरों पर चिल्ला रहा है तो वह सब अपना सरनामे हिला देते हैं, जैसे वह कहना चाह रहे हो इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सबको पता था इस समय विवेक को बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है। इसलिए वह अपनी जलन को ना दिखाने के लिए सब नौकरों पर गुस्सा पाउटिंग कर रहा था। वही हमारी चाहत को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि विवेक ने ऐसा क्यों किया था। वह तो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने पापा को देख रही थी, जो सबको डांटने के बाद प्यार से उसकी तरफ से देख रहे थे। चाहत अभी कंफ्यूजन में ही थी कि तभी विवेक ओबरॉय उसके पास आ जाता है और गीता जी की गोद से चाहत को लेते हुए प्यार से कहता है, प्रिंसेस आपको भूख लगी होगी ना, चलो हम सब खाना खाते हैं। इतना कहकर विवेक चाहत को लेकर डाइनिंग हॉल में जाने लगता है। जो देखकर बाकी के परिवार वाले भी पीछे पीछे डाइनिंग हॉल में जाने लगते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग हॉल में अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। वही चाहत को विवेक ओबरॉय ने अपनी गोद में बैठाया हुआ था और उसको नाश्ता करवा रहा था। जो देखकर दादाजी मुस्कुराते हैं और विवेक की तरफ देखकर पूछते हैं, तुमने चाहत का एडमिशन करवाया है कि नहीं। वही दादाजी की बात सुनकर विवेक ओबरॉय जल्दी से जवाब देते हुए कहता है, वह तो मैंने पहले ही करवा दिया था। वह भी कपूर इंटरनेशनल स्कूल में, उसकी सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जो हमारी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी है। इतना कहकर विवेक ओबरॉय चाहत की तरफ देखकर मुस्कुराता है। जो देखकर दादाजी को भी अच्छा लगता है कि विवेक चाहत को लेकर इतना ज्यादा जिम्मेदार बनता जा रहा है।
वही हमारी चाहत विवेक के मुंह से कपूर इंटरनेशनल स्कूल का नाम सुनकर एक डेविल स्माइल करती है और कुछ सोचकर अपने मन में ही रहती है, आई बहुत जल्द मुलाकात होगी तुमसे, तब मैं तुम्हें बताऊंगी तुमने चाहत ओबरॉय को मैनिपुलेट करके कितनी बड़ी गलती की थी। आई इतना कहकर चाहत की आंखें डार्क हो जाती हैं आई, लेकिन वह अपने इमोशंस को तुरंत ही छुपा लेती है और अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लाकर विवेक की तरफ देखकर कहती है, पापा क्या चाहत भी स्कूल जाएगी और वहां नए नए दोस्त बनाएंगी। आई वही विवेक ओबरॉय अपनी प्यारी प्रिंसेस की बात सुनकर मुस्कुराते हुए ही अपना सर हाँ में हिला देता है आई, जो देखकर चाहत बहुत ही ज्यादा खुश होती है और विवेक ओबरॉय को हक करके कहती है, आई आप चाहत भी स्कूल जाकर मस्ती करेंगे। आई इतना सोचकर चाहत खुश हो जाती है आई, वही चाहत को ऐसे खुश होता देख सभी परिवार वाले मुस्कुरा देते हैं आई। थोड़ी देर में सभी लोगों का नाश्ता हो जाता है, इसलिए सभी वही लिविंग हॉल में बैठकर बातें करने लगते हैं। आई विवेक ओबरॉय को ऑफिस जाना था आई, इसलिए वह ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब घर पर सिर्फ चाहत और गीता जी ही बचे थे आई, क्योंकि दादी माँ और दादाजी को किसी इवेंट में जाना था आई, इसलिए वह दोनों भी चले जाते हैं। चाहत अपनी मम्मा की तरफ देखती है जो वही लिविंग हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी आई, जो देखकर चाहत गहरी सांस लेती है और अपनी मम्मा के पास जाकर कहती है, आई मम्मा कल से मुझे स्कूल जाना है ना, उसके लिए मुझे नए नए कपड़े और किताबें चाहिए। आई चाहत की बात सुनकर गीता जी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है और प्यार से कहती है, आई प्रिंसेस इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई इतना कहकर गीता जी अपने टीवी को बंद करती है और चाहत को अपनी गोद में उठकर ऊपर उसके रूम की तरफ जाने लगती है। एल जो देखकर चाहत बहुत ही ज्यादा हैरान होती है कि उसकी मम्मा आखिरकार करना क्या चाहती है। आई वह गीता जी की तरफ देखकर कंफ्यूज में ही पूछती है, आई मामा आप क्या कर रही हैं और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आई चाहत की बात सुनकर उसकी मामा बस मुस्कुरा देती है आई, लेकिन उसकी किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती। आई वह चाहत को लेकर उसके रूम में जाती है। एल जो देखकर चाहत अभी भी हैरान थी कि उसकी मामा उसे उसके ही रूम में क्यों लेकर आए हैं। आए वही गीता जी चाहत को उसके छोटे से बेड पर बैठाती है आए और थोड़े साइड में जाकर एक बटन को प्रेस करती है एल, जिसकी वजह से वहां एक दरवाजा खुल जाता है। वही चाहत अपने रूम में एक हिडन डोर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और तुरंत अपने बेड पर से उतरकर अपनी मामा के पीछे उस दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। आई तभी चाहत की नजर रूम के अंदर जाती है आई, जिसकी वजह से उसकी आंखें तारों की तरह चमकने लगती है। आई चाहत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रूम के अंदर देख रहे थे आई, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब रियल है। आई वह अपनी मामा की तरफ भी हैरानी से देखती है आई, जो देखकर गीता जी मुस्कुराती है और चाहत से प्यार से कहती है, आई प्रिंसेस ये सब तुम्हारा ही है। आई जाओ जाकर अंदर से देखो। गीता जी की बात सुनकर चाहत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत भागते हुए उस रूम के अंदर जाती है। आई उस रूम के अंदर का नजारा देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान होती है। आई वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उस पूरे रूम को निहारने लगती है। आई 32 अब आगे, क्योंकि उस रूम में वह सारे सामान मौजूद थे आई जो भी एक बच्चे को चाहिए होता था। आई उस रूम में 5 से 10 साल की लड़की के लिए तरह तरह के कपड़े थे आई, जो देखने से काफी ज्यादा महंगे और एलिगेंट रहे थे, जिस वजह से चाहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उधर ही देख रही थी। आई तभी गीता जी चाहत के पास आती है और उसे एक तरफ देखने का इशारा करती है, जिसे समझकर चाहत भी उस तरफ देखने लगती है। आई तो पाती है वहां पर तरह तरह की किताबें रखे हुए थी। आई कुछ कॉमिक बुक थी जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती थी और कुछ स्टोरी बुक थी आई, जो देखकर चाहत अपना मुंह बनाती है। आई फिर वह मन ही मन खुद से ही सोचते हुए कहती है, आई मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूं कि यह सब कॉमिक बुक पर हूं। आई इतना सोचकर चाहत अजीबोगरीब अपना मुंह बनाने लगती है। आई वही गीता जी जब चाहत को ऐसे मुंह बनाते देखती है आई, तो उन्हें बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही होती है और वह चाहत को प्यार से देखते हुए ही उसके गालों को खींचकर रहती है। आई प्रिंसेस आप बच्ची ही हो, इसलिए तो आपको ये सारी बुक पढ़नी ही होगी। आई वही गीता जी के बात सुनकर चाहत अपना मुंह बनाते हुए कहती है, आई मम्मा मैं अब बच्ची नहीं रही। आई मैं अब पूरे 6 साल की होने वाली हूँ। आई इतना कहकर चाहत खुद पर ही प्राउड करने लगती है। आई वही गीता जी को उसके प्राउड से भरे चेहरे को देखकर बहुत ही ज्यादा हंसी आने लगती है। आई लेकिन वह किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल करती है और अपना सर हाँ में हिलाकर कहती है, आई हाँ हाँ मुझे पता है मेरी प्रिंसेस अब बड़ी हो गई है। आई गीता जी की बात सुनकर अब चाहत के चेहरे पर संतुष्टि देखी जा सकती थी। एल जो देखकर गीता जी को भी अच्छा लगता है और वह चाहत को प्यार से देखते हुए ही कहती है, आई प्रिंसेस आपको जिस भी चीज की जरूरत होगी आप मुझे बता दीजिए। आई मैं नौकरों से कहकर वह सारी चीज मंगवा दूंगी। आई गीता जी के बात सुनकर चाहत अपना सर हाँ में हिलाती है और उस पूरे रूम को देखते हुए सोचने लगती है। आई उसने अपने पिछले जीवन में इतना लग्जरियस लाइफ कभी भी नहीं जिया था। आई वह अपने पिछले जीवन में भले ही अमीर थी, उसके पास करोड़ों दौलत थी। आई लेकिन बस नाम का, क्योंकि उसकी सारी दौलत पर राज सिर्फ एक ही सेक्स करता था। आई वह था वह गैंगस्टर जिसने उसे पाला था। आई
वह उसी के विला में उसको नौकरों के समान एक रूम देता था आए, जो काफी खराब स्थिति में था आए, लेकिन हमारी चाहत कृति को इन सब के बारे में पता ही नहीं था आए। वह बस वैसा ही करती थी आए जैसा वह गैंगस्टर कहता था आए। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता गया। चाहत में न जाने कितने अरबों खरबों की प्रॉपर्टी कमाकर उस गैंगस्टर को दी आए, लेकिन उस गैंगस्टर के बर्ताव में जरा सा भी बदलाव नहीं आया था आए। लेकिन एक दिन अचानक से न जाने कैसे उस गैंगस्टर की मौत हो गई आए, जिस वजह से चाहत कृति उसकी कैसे आज़ाद हो गई आए, लेकिन उसे अभी भी कैसे पैसे खर्च किया जाए इनकी समझ नहीं थी आए। वह बस लोग को देखकर सिखाती थी आए, या फिर लोग उसे जो बोलते थे आए वह खरीद लेती थी, लेकिन उसका यूज करना उसे नहीं आता था, लाइफ एंजॉय करना नहीं आता था आए। अब आते हैं अपनी कहानी पर। चाहत अपने रूम को घूम घूम कर चारों तरफ से देख रही थी आए। उससे ये सब बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, इतना प्यार पाना जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था आए, लेकिन आज उसका वह सपना पूरा हो गया जो उसने कभी देखा ही नहीं था आए, जिसे सोचकर चाहत अपने मन में ही कहती है आए, अब चाहे कुछ भी हो जाए ये सब प्यार पर सिर्फ मेरा हक है आए। मैं अपने परिवार वालों का प्यार किसी के साथ बांट नहीं सकती, अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उससे मार डालूंगी। इतना सब सोचते हुए चाहत अपना सर किसी साइको की तरह हाँ में हिलाती है आए, जो देखकर पता चल रहा था कि चाहत अपने घर वालों के प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है आए। ये सारी बातें सोचते हुए चाहत के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है आए। उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह पूरे रूम को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो आए। वही गीता जी भी चाहत को देख रहे थे और उसकी खुशी में खुश थी आए, लेकिन उन्हें क्या पता चाहत अपने मन में क्या सोच रही है आए। उसके इन सब ख्यालों से अनजान गीता की चाहत को देखते हुए कहती है आए, प्रिंसेस आपको अगर कोई चीज पसंद ना आए तो हमें बता दीजिएगा, हम उसे तुरंत ही चेंज करवा देंगे आए। गीता जी की बात सुनकर चाहत अपने होश में आती है और तुरंत एक प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर अपनी माँ की तरफ देखकर कहती है, मम्मा मुझे ये रूम और यह सब बहुत पसंद आया आए। इतना कहकर चाहत गीता जी के पैरों से लिपट जाती है, जो देखकर गीता जी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगता है और वह चाहत के सर पर प्यार से हाथ फेरती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है आए। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटी नीचे जाती है आए तो देखती हैं वहां पर दादा दादी पहले से ही मौजूद है आए, जो देखकर चाहत तुरंत दादाजी के पास जाती है और उनकी गोद में चढ़कर बैठ जाती है आए, जो देखकर दादाजी प्यार से चाहत को अपने सीने से लगा लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं आए, प्रिंसेस आज अपने पूरे दिन क्या क्या किया था आए। दादाजी की बात सुनकर चाहत उन्हें बताने लगते हैं कि आज उसने क्या क्या किया था आए, जो सुनकर दादाजी बस मुस्कुरा देते हैं आए। वह सब ऐसे ही लिविंग हॉल में बैठकर बातें कर ही रहे थे आए, तभी विला के बाहर ढेर सारी कार रुकने की आवाज आती है आए, जिन्हें सुनकर चाहत बहुत खुश हो जाती है और तुरंत दादाजी की गोद से उतरकर बाहर की तरफ दौड़ने लगती है आए, जो देखकर सभी परिवार वाले घबरा जाते हैं और चाहत से अपनी घबराई हुई आवाज में कहते हैं आए, प्रिंसेस आराम से, आप दौड़िए नहीं, आपको चोट लग जाएगी। लेकिन चाहत ने किसी भी की भी बात का कोई जवाब नहीं दिया आए। वह दौड़कर विला के गेट के पास जाती है आए और सामने से आ रहे इंसान के पैरों से लिपट जाती है आए, जो देखकर वह इंसान तुरंत चाहत को अपनी गोद में उठा लेता है आए। फिर वह चाहत की तरफ देखकर प्यार से कहता है, कैसी है मेरी प्रिंसेस। उस इंसान की बात सुनकर चाहत खिल खिलाकर हंस देती है और उस इंसान के गालों पर किस करके प्यार से कहती है आए, हम अच्छे हैं पापा, आप बताइए आप कैसे हैं आए। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह इंसान कोई और नहीं विवेक ओबरॉय है आए, जो ऑफिस से अभी अभी घर लौटा था आए और अपनी प्रिंसेस से इतना अच्छा वेलकम पाकर विवेक ओबरॉय खुशी से फुले नहीं समा रहा था आए। वह चाहत के माथे पर किस करके प्यार कहता है आए, प्रिंसेस मुझे क्या होगा, मैं तो अभी भी स्ट्रांग हूँ और आपके बताए योगा से मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ आए। इतना कहकर विवेक ओबरॉय चाहत को अपने डोले सोले दिखाने लगता है आए, जो देखकर चाहत बहुत ज्यादा प्राउड करते हुए कहती है आए, मेरे पापा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है आए। चाहत की बात सुनकर विवेक ओबरॉय बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और चाहत को अपने गोद में ही ली लिविंग हॉल के सोफे पर ही बैठ जाता है जो देखकर गीता जी प्यार से उन दोनों को दांतते हुए कहती हैं आए, अगर आप दोनों बाप बेटी का प्यार हो गया हो तो आप जाए फ्रेश होकर आइए आए। विवेक की तरफ इशारा करके गीता जी कहती है आए, फिर चाहत की तरफ देखकर कहती है आए, प्रिंसेस आपको तो बहुत जोरों की भूख लगी थी ना आए, तो अब क्या हुआ। इतना कहकर गीता जी अपने हाथ फोल्ड करके चाहत को देखने लगती है आए, जो देखकर चाहत मासूमियत से कहती है, मम्मा मैं भूल गई थी कि मुझे भूख लगी है आए। चाहत की मासूमियत से भरी बातें सुनकर सभी परिवार वाले मुस्कुरा देते हैं आए। वहीं विवेक भी तुरंत अपने रूम में चला जाता है और फिर फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आता है आए। सभी लोग साथ में मिलकर डिनर करते हैं आए, फिर सोने के लिए चले जाते हैं। चाहत को भी विवेक ओबरॉय और गीता जी ने उसके रूम में सुला दिया था आए। ऐसे ही आज का दिन निकल जाता है और सुबह हो जाती है आए।
आज सभी लोग बहुत ही ज्यादा बिजी थे क्योंकि आज चाहत को स्कूल जाना था, इसलिए सभी लोग घर में इधर से उधर भाग रहे थे। वही गीता जी और विवेक चाहत के रूप में बैठकर उसको तैयार कर रहे थे। वही विवेक चाहत को हिदायतें देते हुए कह रहा था, प्रिंसेस, अगर स्कूल में कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम तुरंत मुझे आकर बताना, तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तुम किसी से भी मत डरना, सबको मुंह तोड़ जवाब देना, और हाँ, खासकर लड़कों से दूर रहना क्योंकि लड़के बहुत ही ज्यादा गंदे होते हैं। वही विवेक ओबरॉय ये सारी हिदायतें चाहत को दे रहा था। वही हमारी चाहत भी किसी आज्ञाकारी मासूम बच्चे की तरह अपना सर हाँ में हिला रही थी, जैसे वह विवेक की सारी बातें मानेगी, जो देखकर विवेक ओबरॉय बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी पीछे से गीता जी की आवाज आती है, जो विवेक को डांटते हुए कह रही थी, विवेक, ये तुम प्रिंसेस को कैसी बातें सिखा रहे हो? आज प्रिंसेस का स्कूल का पहला दिन है और तुम प्रिंसेस को ये सारी बातें सिखा रहे हो? इतना कहकर गीता जी विवेक को घूर कर देखने लगती है, जो देखकर विवेक भी अपनी जगह से खड़ा होकर गीता जी को देखकर कहता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं तो बस प्रिंसेस को बता रहा था कि स्कूल में अगर कोई उसे परेशान करे तो उसका मुंह तोड़ देना, बाकी का मैं देख लूंगा। विवेक की ऐसी बातें सुनकर गीता की गहरी सांस लेती है, फिर अपना सरना में हिला देती है। फिर वह चाहत की तरफ देखती है, जो बेड पर बैठी उन दोनों को ही अपनी मासूमियत से भरी आंखें लेकर उन्हें ही टुकुर टुकुर देख रही थी। 33 चाहत का स्कूल जाना, जो देखकर गीता जी प्यार से चाहत के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, प्रिंसेस, आप तैयार हो गई हैं ना? चलिए चलते हैं, वरना आपके स्कूल के पहले दिन ही आप लेट हो जाएंगी। गीता जी की बात सुनकर चाहत एक साइड होते हुए कहती है, हाँ हाँ मम्मा चलो। इतना कहकर चाहत अपने बेड पर से उतरकर अपनी मम्मा के पास जैसे ही जाने वाली होती है, तभी विवेक ओबरॉय बोलता है, अरे अरे प्रिंसेस, एक मिनट रुको तो जरा, पहले अपने जूते तो पहन लो। इतना कहकर विवेक ओबरॉय चाहत को वापस बेड पर बैठाकर उसे जूते पहनाने लगता है, जो देखकर चाहत मुस्कुरा देती है। इस समय चाहत अपने छोटे से स्कूल यूनिफॉर्म में थी, जो उस पर बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। चाहत के बालों की 2 चुट्टियां बनी हुई थी और उसमें 2 सुंदर सुंदर क्लिप लगी हुई थी, जो चाहत की क्यूटनेस को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम कर रही थी। विवेक ओबरॉय चाहत को जूते पहनाने के बाद खड़ा होता है, फिर मुस्कुरा कर चाहत से कहता है, अब मेरी प्रिंसेस पूरी तरह से तैयार है स्कूल जाने के लिए। इतना कहकर विवेक ओबरॉय चाहत को अपनी गोद में उठा लेता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। वही गीता जी जो चाहत के कमरे में थी, वह विवेक ओबरॉय को चाहत को ऐसे ले जाता देख अपना सरना में हिलाती है और खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है, इनका कुछ नहीं हो सकता। फिर वह चाहत का स्कूल बैग, स्कूल का बस्ता और वाटर बॉटल उठाकर वह भी रूम से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद विवेक ओबरॉय, गीता जी और चाहत तीनों लिविंग हॉल में आते हैं। वही दादा दादी जो लिविंग हॉल में बैठे थे, वह अपनी प्रिंसेस को ऐसे स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। दादी माँ तो चाहत की नजर उतारते हुए कहती है, हाय मेरी प्रिंसेस कितनी प्यारी लग रही है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। इतना कहकर दादी माँ अपनी आंखों का काजल निकालकर चाहत के कान के पीछे लगा देती है, जो देखकर गीता जी मुस्कुरा देती है। वही चाहत की आंखें तो खुशी से चमक रही थी। उसने इतना प्यार कभी अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था, जितना इन कुछ दिनों में इस परिवार से मिलने के बाद उसने देखा है। यही सब सोचकर चाहत हमारी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। वही दादाजी जो उन सबको ऐसे मुस्कुराता देख बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन फिर वह समय देखते हैं और थोड़ा गुस्से में कहते हैं, तुम सब लोग बातों में ही लगे रहोगे या प्रिंसेस को नाश्ता भी करवाओगे? उसकी कितनी तेज भूख ही लगी होगी और उसे स्कूल भी तो जाना है। दादाजी की बात सुनकर सभी लोग तुरंत अपने होश में आते हैं और डाइनिंग हॉल की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर में उनका नाश्ता हो जाता है। वही गीता जी चाहत का टिफिन लाकर उसके बैग में रखते हुए कहती हैं, प्रिंसेस लंच टाइम में ये टिफिन खा लेना, इसमें मैंने तुम्हारी फेवरेट खाने बनाए हैं। जो सुनकर चाहत खुशी से अपना सर हाँ में हिला देती है। कुछ देर बाद सड़कों पर कारों का काफिला दौड़ रहा था, जिसमें बीच वाली कार में चाहत, गीता जी और विवेक ओबरॉय बैठे हुए थे। वही दादा दादी आगे की कार में बैठे थे। बाकी सारे बॉडीगार्ड्स की कार थी जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। कुछ देर बाद उनकी कारों का काफिला एक बहुत बड़े से स्कूल के सामने रुकता है, जो देखने में कहीं से भी स्कूल नहीं लग रहा था, क्योंकि उस स्कूल को इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि किसी का भी उसको देखकर यह कहना लाजमी है, लेकिन ये स्कूल इंडिया में टॉप 1 पर है, क्योंकि यह स्कूल किसी और का नहीं, कपूर फैमिली का है, जो एशिया की नंबर 1 रिचेस्ट फैमिली में से एक है। और एक बात बताऊं, इसमें हमारा हीरो कबीर कपूर भी पड़ता है, जो आगे आप लोगों को पता चलेगा। ओबरॉय फैमिली की कार उस बड़े से गेट से होते हुए अंदर जाती है और पार्किंग एरिया में जाकर खड़ी हो जाती है। विवेक अपनी कार से बाहर निकलता है और चाहत को गोद में लेकर उसके डिपार्टमेंट की ओर जाने लगता है, जो किंडरगार्टन से लेकर 5 क्लास तक था।
चाहत को उसके क्लास में छोड़कर विवेक ओबरॉय वहां से चला जाता है। एल वही चाहत अपनी क्लास को देख रही थी आई, जो बहुत सारे बच्चों से भरा हुआ था आई। सब उसे ही एक तक देख रहे थे आई, जो देखकर चाहत सबको इग्नोर करती है और लास्ट की एक खाली सीट पर जाकर बैठ जाती है आई। उसे इस समय किसी से भी बात करने का मूड नहीं था आई। कई बच्चों ने चाहत से दोस्ती करने के लिए आगे आना चाहा आई, लेकिन चाहत ने उन सबको इग्नोर कर दिया था आई, जो देखकर सभी बच्चे चाहत से चिढ़ रहे थे आई। लेकिन इससे चाहत को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था आई, क्योंकि वह एक ऐसी लड़की थी आई जो सामने वाले इंसान को देखकर ही बता सकती थी आई कि उसके मन में उसके प्रति कैसी भावना है आई। और यह सब बच्चे उससे दोस्ती इसलिए करना चाहते हैं आई क्योंकि विवेक ओबरॉय उसके पापा है और विवेक ओबरॉय इंडिया के सेकंड सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक है आई। ये बच्चे देखने में भले ही छोटे हैं आए, लेकिन ये सब बहुत ही ज्यादा घमंडी है आए। इनको इनके परिवार वालों ने ये सिखाया है कि जो इनसे ज्यादा अमीर हो उनसे दोस्ती किया जाए और जो गरीब हो उनसे नफरत की जाए आए। इसलिए चाहत इन सब दोगले बच्चों के साथ दोस्ती नहीं करना चाहती थी आए। वह अपनी सीट पर गुमसुम सी बैठी थी और टीचर के आने का इंतजार कर रही थी आए। वहीं दूसरी तरफ एक चमचमाती हुई कार स्कूल के सामने आकर रुकती है आई, जिससे बॉडीगार्ड आकर तुरंत कार का दरवाजा खोलता है आई। उसमें से एक हैंडसम सा लड़का कार से बाहर निकलता है और स्कूल को एक नज़र देखकर उसके अंदर चला जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह लड़का कौन है आई, तो मैं आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताना चाहूंगी आई। ये लड़का कोई और नहीं हमारी कहानी का हीरो कबीर कपूर है आई। कबीर अपनी कार से बाहर निकलता है आई। उसके चेहरे पर मास्क था आई, लेकिन फिर भी उसका हैंडसम चेहरा उस मास्क में से कुछ हद तक दिख रहा था, जिससे आसपास की लड़कियां कबीर को तार रही थी आई। वह सब कबीर से बात करना चाहती थी आई, उससे दोस्ती करना चाहती थी आई, उसकी गर्लफ्रेंड पढ़ना चाहती थी आई। लेकिन कबीर का ऑरा ऐसा था कि जिससे वह सब कबीर आसपास भी भटकने की हिम्मत नहीं कर रही थी आई। वह सब कबीर को बस दूर से ही निहार सकती थी और उसके सपने देख सकती थी आई, लेकिन कबीर के पास जाने की हिम्मत उन सब में से किसी में नहीं थी आई। कुछ लड़कियों ने ऐसी कोशिश पहले की थी आई, लेकिन उन सब का ऐसा हाल हुआ था आई जो वह सब कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। कबीर के एक इशारे पर उन सब लड़कियों के परिवार वालों को बैंकक्रप्ट कर दिया गया था और उसकी फैमिली का आज तक किसी को भी पता नहीं चला कि वह सब रातों रात कहाँ गायब हो गए आए। इसलिए सभी लड़कियां बस कबीर को दूर से ही देखती थी आए, उसके पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी आए। वही हमारा कबीर किसी राजा की तरह चलते हुए अपनी बिल्डिंग में जाता है आई, जहां उसकी क्लास थी और लास्ट की सीट पर बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठ जाता है। एल कबीर के बैठे अभी कुछ ही मिनट हुआ होगा आई, तभी एक लड़का दौड़ते हुए क्लासरूम में इंटर होता है और कबीर के साइड वाली ब्रांच पर बैठते हुए कबीर से कहता है आई, अरे भाई मेरा इंतजार नहीं कर सकता था, तू इतनी जल्दी, तुझे आने की क्या जरूरत थी आई। तेरी वजह से सारी लड़कियां बस तुझे ही दिखती है एल, मेरी तरफ तो कोई देखता भी नहीं है आई। इतना कहकर वह लड़का मुंह बनाता है एल। वही उस लड़के की बात सुनकर कबीर घूरकर उस लड़के को देखता है आई, जिससे वह लड़का हड़बड़ा जाता है और तुरंत ही चुप होकर अपनी ब्रांच पर बैठ जाता है जो कबीर के बगल में ही थी आई। फिर वह कबीर को एक नज़र चुपके से देखता है आई, जो देखकर कबीर उस लड़के को इग्नोर करता है आई, जो देखकर उस लड़के का मुंह बन जाता है और वह खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहता है आई, हे भगवान कैसा दोस्त मिला है, ना कभी ढंग से बात करता है ना कुछ। एल मेरी ही किस्मत फूट गई थी आई जो मैंने इससे दोस्ती की, लेकिन अब क्या कर सकते हैं आए, जब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ही ना। इतना कहकर वह लड़का मुंह बनाता है। तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं जिसकी वजह से सभी बच्चे एकदम से शांत हो जाते हैं आई। वही लड़कियां जो कबीर को तार रही थी आई, वह भी अब सामने देखने लगती है आई। क्लास में पूरी तरीके से सन्नाटा हो जाता है आई, जो देखकर टीचर सबको गुड मॉर्निंग बोलते हैं और लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं आई। वहीं दूसरी तरफ चाहत अपनी क्लास में बैठी बोर हो रही थी क्योंकि उसकी क्लास टीचर अभी तक नहीं आए हुए थे आई। वहीं बाकी सारे बच्चे आपस में बात करने में लगे हुए थे आई, लेकिन चाहत अपनी बुक में देख रही थी आई, उसका किसी से भी बात करने का कोई मूड नहीं था आई। वही बाकी के बच्चे चाहत की ओर इशारा करके उसकी बुराई कर रहे थे जो चाहत भी बड़े आराम से सुन पा रही थी आई, लेकिन उसने इस चीज को इग्नोर किया आई। उसका मानना था जो चीज उसके लिए इम्पोर्टेंट ना हो आई, उसके ऊपर चाहत कभी भी ध्यान नहीं देती थी आई। वहीं इस टाइम भी हो रहा था आई, ये सारे बच्चे चाहत के लिए कुछ भी मायने नहीं रखते थे आई, इसलिए चाहत इनके ऊपर ध्यान देना जरूरी नहीं समझती थी। अभी कुछ ही समय बीता होगा तभी क्लास में टीचर आते हैं आई, लेकिन उनके साथ एक प्यारी सी बच्ची भी थी आई, जो सबको अपनी मासूमियत से बड़ी बड़ी आंखों के साथ देख रही थी आई। तभी उस बच्ची की नज़र चाहत के ऊपर जाती है आई, जो सबसे लास्ट ब्रिज पर बैठी अपना सर झुकाए कुछ पढ़ रही थी आई। चाहत को देखते ही उस बच्ची की आंखें तारों की तरह चमकने लगती है आई। वह दौड़कर चाहत के पास जाती है और तुरंत उसे गले लगा लेती है आई। वही चाहत जो शांति से एक किताब पढ़ रही थी आई, वह ऐसे किसी के अचानक आकर गले लगाने से बहुत ज्यादा हैरान होती है आई, लेकिन इसके साथ उसे गुस्सा भी आता है आई कि ऐसे कोई कैसे उसे गले लगा सकता है आई।
वह जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी आई तभी वह बच्ची जिसने चाहत को गले लगाया हुआ था एल वह अपनी एक्साइटमेंट भरी आवाज में चाहत से कहती है आई चाहत तुम यहाँ कैसे, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया आई। उस बच्ची की आवाज सुनकर चाहत बहुत ही ज्यादा हैरान होती है आई। फिर उस बच्ची का चेहरा देखने के लिए जल्दी से उससे कूद से थोड़ा दूर करती है आई और जैसे ही उसका चेहरा देखती है चाहत एकदम से शॉक हो जाती है आई, लेकिन फिर खुशी से चिल्लाते हुए वह उस बच्ची के गले लग जाती है आई, जिससे उस बच्ची की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है आई। 34 गौरी और चाहत का एक साथ कैंटीन जाना। अब आगे। अरे क्या बात है, मेरे बताने से पहले ही मेरे रीडर्स ने गैस कर लिया कि यह लड़की कौन हो सकती है आई। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही ही गैस किया है। ये लड़की कोई और नहीं हमारी गौरी ही है आई। चाहत के जाने के कुछ देर बाद ही गौरी के नए पेरेंट्स आ गए थे और गौरी को लेकर वहां से चले गए थे आई। वह पेरेंट्स भी काफी अमीर खानदान से बिलोंग करते हैं आई, इसलिए गौरी भी इस स्कूल में पढ़ रही है आई। एक बात और बताओ, आज गौरी का भी इस स्कूल में पहला दिन है और स्कूल के पहले दिन ही उसकी मुलाकात चाहत से हो गई आई, जिसे खुद ही आज स्कूल का पहला दिन था आए। अब देखते हैं दोनों मिलकर क्या धमाल मचाती हैं इस स्कूल में। अब आते हैं अपनी कहानी पर। चाहत भी गौरी से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थी आई, इसलिए वह दोनों खुशी खुशी आपस में बात कर रही थी आई। वही सारे बच्चे और क्लास के टीचर उन दोनों को देख रहे थे आई, जो इस समय सबको इग्नोर करके आपस में बात करने में लगी हुई थी आई, जो देखकर क्लास के टीचर अपना गला साफ करते हुए उन दोनों का अटेंशन अपनी तरफ लेने की कोशिश करते हैं आई। लेकिन उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था आई कि जैसे उन दोनों को टीचर की बात सुनाई ही नहीं दे रही हो आई, जो देखकर टीचर को थोड़ा एम्बारसमेंट फील होता है आई, इसलिए वह गौरी को आवाज देते हैं आई। जिसे सुनकर चाहत और गौरी जो आपस में बात करने में लगी हुई थी आई, उन दोनों का भी ध्यान टीचर की तरफ चला जाता है एल, जो उन्हीं दोनों की तरफ देख रहे थे आई। वही टीचर जब दोनों को अपनी तरफ इस तरह से देखता पाते हैं आई, तो अपना गला साफ करते हुए गौरी से पूछते हैं आई गौरी क्या तुम इसे जानती हो। टीचर की बात सुनकर गौरी अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लाकर टीचर से बोलता है आई, हाँ यह मेरी बेस्ट फ्रेंड है एल। इतना कहकर गौरी चाहत को गले लगा लेती है आई, जो देखकर टीचर अपना सर हाँ में हिला देते हैं और उसे चाहत के साथ ही बैठा देते हैं आई। जो देखकर चाहत और गौरी बहुत ज्यादा होती है आई, वह दोनों सबसे लास्ट ब्रांच में बैठी हुई थी आई। गौरी को बैठाने के बाद टीचर सबको पढ़ना चालू कर देते हैं आई। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता जाता है और लंच की छुट्टी हो जाती है आई। लंच की छुट्टी होते ही सभी बच्चे अपनी क्लास से बाहर निकालकर कैंटीन की तरफ जाने लगते हैं आई। वही गौरी और चाहत भी दोनों साथ में कैंटीन की तरफ जाने लगती है एल। कैंटीन एरिया बहुत ही ज्यादा बड़ा था, उसमें सारे क्लास के बच्चे बैठकर आराम से अपना खाना खाते थे आई। चाहत और गौरी दोनों साथ में कैंटीन जाती है आई, तो वहां का नजारा देखकर दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है आई, क्योंकि वह कैंटीन एरिया काफी ज्यादा बड़ा था आई, जिसमें एक साथ बहुत सारे बच्चे बैठ सकते थे आई। वह पूरा एक बिल्डिंग ही था जिसको कैंटीन के रूप में बनाया गया था। चाहत और गौरी दोनों अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उस कैंटीन को देखने लगती है आई, जो कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रहा था आई। जो देखकर गौरी एक्साइटेड होकर चाहत से कहती है आई, चाहत देखो यहाँ पर कितने सारे बच्चे हैं आई, और यह जगह भी कितना ज्यादा बड़ी है आई, ये तो हमारे अनाथ आश्रम से भी बहुत ज्यादा बड़ा है आई। गौरी की बात सुनकर चाहत अपना सर हाँ में ही हिलाती है आई, लेकिन कहती कुछ नहीं है आई। गौरी और चाहत दोनों कैंटीन के अंदर जाती है आई। उन दोनों के दाखिल होते ही सभी बच्चे उन दोनों को निहाने लगते हैं, खासकर की चाहत को, क्योंकि चाहत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और क्यूट लग रही थी आई, जिसकी वजह से सभी बच्चों का अटेंशन एकाएक चाहत पर चला गया था आई। सभी बच्चे चाहत को निहार रहे थे एल, जो देखकर गौरी धीरे से चाहत के कान में कहती है आई, देखो चाहत यह सारे बच्चों तुम्हें कैसे देख रहे हैं आई, इन सब का प्लान है तुम्हें नजर लगाने का, लेकिन तुम चिंता मत करो आई, मैं तुम्हें किसी की भी नजर लगे नहीं दूंगी आई। वहीं गौरी की ऐसी क्यूट बातें सुन चाहत खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाती और गौरी को समझाते हुए कहती है आई, गौरी तुम इन सब को इग्नोर करो, इनका काम ही होता है दूसरों को देखना एल। चाहत की बात सुनकर गौरी अपना सर हाँ में हिलाती है आई, फिर दोनों इधर उधर देखने लगती हैं आई, जैसे वह अपने बैठने के लिए कोई जगह ढूंढ रही हो आई। लेकिन उन्हें कोई भी जगह पसंद नहीं आती है आई, इसलिए वह दोनों थोड़ा अंदर जाने का फैसला करती हैं आई। वह लोग अभी अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी चाहत की नजर एक एक इंसान पर पड़ती है आई। उसको देखते ही चाहत की आंखें तारों की तरह चमकने लगती है आई। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बेजान आंखों में जान आ गई हो एल। वह तुरंत गौरी का हाथ पकड़ती है और उसे उस तरफ लेकर जाने लगती है आई। वही गौरी कंफ्यूजन में चाहत को देख रही थी आई कि वह किस तरफ उसे लेकर जा रही है आई, लेकिन वह चाहत से कोई भी सवाल नहीं करती है आई। चाहत जहां उसको लेकर जा रही थी आई, वहां वह चुपचाप उसके पीछे पीछे जा रही थी आई।
थोड़ी ही देर में चलते चलते वह दोनों सेकंड फ्लोर पर आ जाती है आए, जहां पर बहुत ही काम बच्चे थे और वहां पर कुछ बॉडीगार्ड थे आए, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था आए जैसे कि कोई यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्स मौजूद हो आए, जिसकी वजह से यह सारे बॉडीगार्ड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ हो। एल वही चाहत गौरी को लेकर सेकंड फ्लोर पर आती है आए, तो बॉडीगार्ड उन दोनों छोटी छोटी बच्चियों को देखते हैं आए, तो उन दोनों को तुरंत ही रोक देते हैं और नीचे जाने के लिए बोलते हैं आए, जो देखकर चाहत की आंखें सिकुड़ जाती है और वह उन बॉडीगार्ड को देखते हुए अपनी एरोगेंट आवाज में कहती है आए, अंकल आप हम लोगों को नहीं रोक सकते हैं आए, हम लोग अंदर जाएंगे, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप बड़े दादू से पूछ लीजिएगा आए। इतना कहकर चाहत उस बॉडीगार्ड को इग्नोर करती है आए और गौरी को लेकर आगे जाने लगती है आए, जो देखकर वह बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है आए कि इस छोटी सी बच्ची के पास इतना ज्यादा घमंड और एरोगेंस आया कहां से। वह यही सब सोचते हुए बॉडीगार्ड जब देखता है आए चाहत और गौरी आगे निकल रही है आए, तो वह जैसे ही उसको दोबारा रोकने वाला होता है कि तभी दूसरा बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेता है और उसके कान में धीरे से कहता है आए, अरे तुम क्या इन्हें पहचाना नहीं, ये ओबरॉय खानदान से है और हमारे बड़े मालिक की तो सबसे खास है आए, अगर उन्हें पता चल गया कि हमारी वजह से इन्हें थोड़ी सी भी दिक्कत हुई है आए तो हमारी तो खैर नहीं, वो हमें तुरंत नौकरी से निकाल देंगे और ऐसी सजा देंगे जो हम लोग कभी अपने जिंदगी में सोच ही नहीं सकते हैं आए। उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर पहला वाला बॉडीगार्ड तुरंत डर जाता है और हकलाते हुए कहता है आए, क्या ये ओबरॉय खानदान की छोटी मैडम है आए। उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर दूसरा वाला बॉडीगार्ड अपना सर हाँ में हिलाता है आए, जो देखकर पहले वाला बॉडीगार्ड तुरंत डर से कांपने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है आए, यह मैंने आज क्या कर दिया, अगर बड़े मालिक को पता चला तो मेरी तो खैर नहीं। वहीं दूसरी तरफ चाहत गौरी को लेकर जा रही थी आए और गौरी बड़े ध्यान से सब कुछ देख रही थी आए। कुछ देर चलने के बाद चाहत गौरी को एक जगह लाती है और खड़ा कर देती है आए, जो देखकर गौरी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है आए। वह पीछे मुड़कर चाहत को देखती है तो पाती है चाहत का ध्यान कहीं और है, वह एक तक लगातार किसी को देख रही है आए, जो देखकर गौरी भी कंफ्यूजन में उस तरफ देखने लगती है आए। तभी उसकी नजर दो लड़कों पर जाती है जो एक टेबल पर बैठे थे आए। उनका ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से आसपास मौजूद लड़के लड़कियां उनसे काफी दूर बैठकर अपना खाना खा रहे थे आए, जो देखकर गौरी एक नजर दोबारा से चाहत को देखती है आए, तो पाती है चाहत अभी भी लगातार उसमें से एक लड़के को घूरे जा रही थी आए। वह भी उस लड़के को देखती है आए, तो एक पल के लिए गौरी डर जाती है क्योंकि उस लड़की का ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था आए। लेकिन चाहत बिना किसी डर के उस लड़के को देखे जा रही थी आए। वही वह लड़का जब काफी देर से अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस करता है आए, तो वह अपना चेहरा ऊपर उठकर उस इंसान को देखता है आए, जो उसे काफी देर से उससे घूर रहा था आए। आखिर वह भी तो जानना चाहता था कि किसकी इतनी हिम्मत जो उसे देखने या घूरने की गुस्ताखी करे आए। वह अपना सर ऊपर करके उस तरफ देखता है आए, तभी उसकी नजर अपने से कुछ दूर पर खड़ी एक छोटी सी आकृति पर पड़ता है आए, जो उसे ही लगातार अपनी बैगनी आंखों से घूरे जा रही थी आए। जो देखकर वह लड़का एक पल के लिए काफी ज्यादा हैरान होता है और खुद से ही अपने मन में सोचता है आए, ये ड्रामेबाज लड़की यहाँ पर क्या कर रही है और मुझे लगातार ऐसे क्यों घूरे जा रही है आए, जैसे कि मुझे अभी कच्चा ही खा जाएगी आए। यही सब सोचते हुए वह लड़का चाहत की तरफ देखता है आए, लेकिन उसके चेहरे पर इस समय कोई भी एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहा था आए, जिसकी वजह से यह पता लगाना नामुमकिन था कि उसके मन में क्या चल रहा है। एल वह चाहत की तरफ एक तक देखे जा रहा था। एल वही उसके बगल में बैठा लड़का जब अपने दोस्त को ऐसे किसी की तरफ देखता पता है आए, तो वह भी अपना सर ऊपर उठाकर उस तरफ देखता है आए। तभी उसकी नजर दो छोटी बच्चियों पर जाती है, जिसको उसका दोस्त लगातार देखे जा रहा था। एल जो देखकर वह लड़का काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है आए, क्योंकि वह अपने दोस्त को काफी अच्छी तरीके से जानता था आए। उसे तो लड़कियों के नाम से भी नफरत है आए, लेकिन आज उसका यही दोस्त इन दोनों छोटी बच्चियों को एक तक देख रहा था आए, जो उसके लिए किसी शौक से कम नहीं था। वह भी उन लड़कियों को एक तक देखने लगता है आए कि इनमें ऐसा क्या है जो उसका दोस्त इतने ध्यान से देख रहा है आए। वही चाहत जब देखती है कि सामने वाले लड़के का ध्यान उस पर है आए, तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह गौरी को अपने साथ लेकर उस लड़के की तरफ जाने लगती है और उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है आए। 35 चाहत का कबीर की गोद में बैठना और सबका हैरान होना। अब तो आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा कि ये दोनों लड़के कोई और नहीं, एक हमारी कहानी का हीरो कबीर कपूर है और दूसरा उसका बेस्ट फ्रेंड राहुल मित्तल है। यह मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक का बेटा है आए। ये कबीर के इकलौते ऐसे दोस्त हैं आए जो कबीर को कुछ भी कह सकते हैं आए। इन्हें कबीर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता आए, लेकिन जब कभी कबीर इन्हें गुस्से पाउटिंग से घूरता है आए, तो इनकी भी हालत पतली हो जाती है आए। बहुत हो गया इन सब के बारे में, अब आते हैं आए अपनी कहानी पर। प्रेजेंट टाइम
चाहत कबीर के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है। आई जो देखकर कबीर कुछ नहीं कहता है लेकिन वह अपने बिना एक्सप्रेशन वाले फेस के साथ चाहत को घूरने लगता है जो उसे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। आई वही उसके बगल में बैठा राहुल जब देखता है आई दो छोटी बच्चियां उसके दोस्त के पास आकर उसे कैसे देख रहे हैं आई तो वह अपना गला साफ करते हुए उन दोनों बच्चियों से कहता है आई छोटी लड़कियों तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो आई क्या तुम्हें यहाँ आने से किसी ने रोक नहीं आई। इतना कहकर राहुल उन दोनों को देखने लगता है आई जो देखकर चाहत उसे इग्नोर करती है और कबीर के पास जाकर उसकी गोद में चढ़ने की कोशिश करती है। आई कुछ देर की मशक्कत के बाद वह उसकी गोद में चढ़कर बैठ जाती है। आई चाहत के कबीर के गोद में बैठते ही वहां पर जैसे एकदम से शांति छा जाती है। आई सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और डर से कबीर की तरफ देखने लगते हैं आई कि कहीं वह चाहत के साथ कुछ गलत ना कर दे। सभी अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके चाहत और कबीर को घूर घूर कर देख रहे थे। आई लेकिन इन सब से बेखबर हमारी चाहत कबीर की गोद में अपने आप को एडजस्ट कर रही थी। आई वही कबीर जब चाहत को थोड़ा स्ट्रगल करता दिखता है आई तो अपने हाथों का सहारा देकर चाहत को सही से अपनी गोद में बैठाता है। आई सभी चाहत के कबीर की गोद में बैठने से इतना ज्यादा शौक थे आई कि उन्होंने कबीर के इस एक्शन पर ध्यान ही नहीं दिया। आई यहाँ तक कि राहुल जो कबीर के बगल में ही बैठा था उसने भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। आई वह सब हैरानी से चाहत और कबीर को देखे जा रहे थे। आई लेकिन किसी के भी जुबान पर एक शब्द नहीं था। आई सभी एकदम खामोशी से उन दोनों को देख रहे थे। आई वही हमारी चाहत जब खुद को अच्छी तरीके से कबीर की गोद में एडजस्ट कर लेती है आई तो वह कबीर की तरफ अपना सर ऊपर करके कहती है भूख लगी है। आई चाहत की आवाज उस पूरे फ्लो पर गूंजती उठती है। आई जिसकी वजह से सभी अपने होश में आते हैं और एकदम से हड़बड़ा जाते हैं जिसकी वजह से किसी का चम्मच छूकर उसकी प्लेट में गिरता है। आई किसी की पानी की बोतल नीचे फ्लो पर गिरता है। आई सभी अपनी जगह पर हैरान चाहत और कबीर को देख रहे थे। आई वही कबीर के बगल में बैठा राहुल जब चाहत की बात सुनता है आई तो अपने शौक से बाहर आता है और हैरानी से कभी कबीर को देखता है तो कभी चाहत को जो उसकी गोद में मजे से बैठी थी। राहुल इतना ज्यादा हैरान था कि उसे कुछ भी होश नहीं था। आई वह हकलाते हुए चाहत से बोलता है आई छोटी बच्ची जल्दी से इसकी गोद से उतरो वरना ये शैतान तुम्हें खा जाएगा। आई ये बहुत गुस्से वाला है। आई अगर इसको एक बार गुस्सा आ गया ना तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आई वहीं राहुल की बात सुनकर चाहत उसे घूर कर देखती है। आई सबसे ज्यादा तो राहुल को कबीर घूर रहा था क्योंकि वह उसके मुंह पर ही उसकी बुराई जो कर रहा था। चाहत राहुल की बात सुनकर मुंह खुलकर उसे देखती है और गुस्से में ही उसे जवाब देते हुए कहती है आई मैं नहीं उतरूंगी इनकी गोद से। इतना कहकर चाहत कबीर के दोनों हाथों को अपनी कमर के आजू बाजू कर लेती है। आई जिसकी वजह से कबीर की पकड़ चाहत के कमर पर थोड़ी टाइट हो जाती है। आई लेकिन चाहत कबीर को कुछ नहीं कहती है। आई फिर वह राहुल को ऐसे घूरने लगती है आई जैसे राहुल उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। आई जो उसे कबीर की गोद से उतरना चाह रहा हो। आई वही राहुल जब चाहत को अपनी तरफ ऐसे देखता पता है आई तो वह बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। आई कि यह छोटी सी लड़की उसे ऐसी क्यों देख रही है। आई बल्कि वह तो उसे उसकी भलाई के लिए ही कबीर की गोद से उतरने के लिए कह रहा था क्योंकि वह अपने दोस्त को काफी अच्छी तरीके से जानता था। आई कि अगर उसके दोस्त को एक बार गुस्सा आ गया तो वह किसी की नहीं सुनता है। आई फिर उसके बाद सामने वाले की खैर नहीं आई। यही सब सोचते हुए राहुल एक नज़र कबीर को देखता है। आई लेकिन जब वह देखता है कबीर अभी भी शांत है तो वह बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। आई कि आखिर कबीर को हुआ क्या है जो वह इतना ज्यादा शांत है। आई उसे तो अभी गुस्से से फट जाना चाहिए था और इस लड़की को अपनी गोद से उठाकर जमीन पर फेंक देना चाहिए था। आई लेकिन जब वह कबीर को अभी भी शांत देखता है आई तो उसकी हैरानी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है। आई वह कबीर को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगता है। आई जैसे कि उसके सामने बैठा कबीर वह कबीर हो ही ना जिसे वह जानता था। आई बल्कि उसके भेष में कोई और हो। आई राहुल यही सब बातें अपने मन में सोचते हुए कबीर को एक तक देख रहा था। आई तभी उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज सुनाई देती है आई जो कह रही थी चाहत मुझे भी गोद में बैठना है। आई उस आवाज को सुनते ही राहुल जिसका ध्यान कबीर और चाहत पर था आई अब वह उस आवाज की दिशा में देखने लगता है। आई अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह आवाज किसकी है। आई मेरे बहुत सारे रीडर्स ने तो गैस भी कर लिया होगा कि आवाज किसकी है। आई जी हाँ यह आवाज किसी और की नहीं हमारी प्यारी गौरी की है। आई जो वही साइड में खड़ी होकर देख रही थी। आई जब गौरी देखती है चाहत कैसे एक लड़के की गोद में चढ़कर बैठ गई है आई तो उसका भी मन करने लगता है कि वह भी किसी की गोद में बैठे। इसलिए उसने चाहत से डायरेक्ट पूछ लिया कि उसे भी गोद में बैठना है। आई
वहीं चाहत जो कबीर की गोद में आराम से बैठी थी वह गौरी की बात सुनकर उसे देखने लगती है। वही गौरी जब चाहत को अपनी तरफ देखता पाती है तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जल्दी से चलकर चाहत के पास जाती है और जैसे ही कबीर की गोद में चढ़ने वाली होती है कि चाहत गौरी को तुरंत रोकते हुए कहती है नहीं गौरी, तुम उनकी गोद में नहीं बैठ सकती। यह मेरे हैं, उनकी गोद में बैठने का हक सिर्फ मुझे है। चाहत की ऐसी बात सुनकर कबीर उसे गहरी नजरों से देखने लगता है कि आखिर चाहत के कहने का मतलब क्या है कि वह उसका है, क्या वह उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है जो वह जब चाहे उसकी गोद में आकर बैठ सकती थी। लेकिन हमारी चाहत ने तो अपना फैसला सुना दिया था कि कबीर उसका है। अब आगे देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा कि चाहत कबीर को लेकर कितना ज्यादा और पजेसिव हो सकती है। जब उसने अपनी दोस्त तक को कबीर की गोद में बैठने से मना कर दिया तो आगे चलकर ना जाने वह कबीर को लेकर क्या क्या करेगी। अब आते हैं अपने स्टोरी पर। चाहत के ऐसे मना करने पर गौरी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी आंसू से सनी आंखों के साथ चाहत को देखने लगती है, जो देखकर चाहत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी इकलौती दोस्त ऐसे उदास हो या फिर रोए। इसलिए वह गौरी को मानते हुए कहती है, गौरी तुम रो मत, तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। चाहत की बात सुनकर गौरी अपने भर आए गले के साथ कहती है, नहीं चाहत, मुझे भी गोद में बैठना है। इतना कहकर गौरी की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगते हैं, जो देखकर चाहत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वह कुछ देर सोचती है, फिर अचानक से वह गौरी से कहती है, एक आइडिया है कि तुम गोद में बैठ सकती हो। चाहत की बात सुनकर गौरी जो अब तक रो रही थी उसकी आंखें तारों की तरह चमकने लगती है। वह चाहत को देखते हुए कहती है, क्या मैं भी गोद में बैठ सकती हूँ। तो चाहत अपना सर हाँ में हिला देती है, जो देखकर गौरी बहुत खुश होती है और बोलती है, जल्दी बताओ मैं कैसे गोद में बैठ सकती हूँ। गौरी की बात सुनकर चाहत अपना सर घूमकर एक दिशा में देखने लगती है, जो देखकर गौरी कंफ्यूज हो जाती है। इसलिए वह भी चाहत की नजरों को फॉलो करते हुए उस दिशा में देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक इंसान पर रुक जाती है, जिसे चाहत घूर रही थी, जो देखकर गौरी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि चाहत उस इंसान को क्यों देख रही है। 36 चाहत और रिया की पहली मुलाकात और गुस्सा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वह इंसान कौन है जिसे चाहत घूर रही है। तो मैं आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करते हुए बताती हूँ कि वह इंसान कोई और नहीं राहुल मित्तल है, जो कबीर के बगल में ही बैठा था। वहीं राहुल जब चाहत को अपनी तरफ ऐसे घूरता पता है तो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि चाहत उसे ऐसे क्यों देख रही है। वही हमारे कबीर जब चाहत को किसी और की तरफ देखता पाते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वह चाहत का ध्यान सिर्फ अपने ऊपर ही चाहते थे, इसलिए वह उस इंसान को घूर कर देखते हैं जो असल में उनका दोस्त ही था। वही राहुल जब कबीर को अपनी तरफ ऐसे देखता पता है तो एकदम से घबरा जाता है कि कबीर क्यों अपनी खतरनाक नजरों से उसे घूर रहा था। बल्कि उसने तो कुछ किया भी नहीं, वह तो बस चुपचाप यहाँ बैठा था। फिर इस शैतान की नजरों में वह कैसे आ गया। यही सब राहुल अपने मन में सोच रहा था कि तभी उसे चाहत की आवाज सुनाई देती है, जो गौरी से बोल रही थी। वही चाहत जब गौरी को अपनी तरफ ऐसे कंफ्यूज वाले एक्सप्रेशन के साथ देखता पाती है तो उससे प्यार से कहती है, तुम इनकी गोद में बैठ सकती हो। चाहत राहुल की तरफ इशारा करके कह रही थी। वही गौरी जी से बस गोद में बैठने से मतलब था। वह चाहत की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, इसलिए वह अपनी जगह से फुदकते हुए राहुल के पास जाती है और उसकी गोद में बिना उससे पूछे चढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन बेचारी चढ़ नहीं पाती, क्योंकि वह चाहत से कुछ छोटी थी और राहुल तार की तरह खड़ा था। उसने तो गौरी की मदद तक नहीं की, क्योंकि वह बेचारा इतना ज्यादा शॉक हो गया था चाहत की बात सुनकर कि वह कुछ रिएक्ट करना ही भूल गया था। वही गौरी उसकी गोद में चढ़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है। लेकिन जब वह चढ़ नहीं पाती तो उसको रोना आ जाता है। वह चाहत की तरफ अपनी रुआसी आंखों के साथ देखने लगती है, जो देखकर चाहत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह कबीर को हिलाते हुए कहती है, मिस्टर हैंडसम कुछ करो, देखो ये लड़का मेरी दोस्त को अपनी गोद में नहीं बैठा रहा है, ये लड़का बहुत बुरा है। इतना कहकर वह एक नज़र राहुल को घूरती है। फिर कबीर को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है, जैसे कि वह उसकी मदद करेगा। वहीं राहुल जब चाहत के मुंह से ऐसी बातें सुनता है तो अपना मुंह खोले चाहत को देखने लगता है कि यह लड़की कैसे उसके साथ जबरदस्ती कर सकती है। वह उसकी दोस्त को अपने गोद में नहीं बैठा रहा है तो ये कबीर से उसकी शिकायत कर रही है। ऐसा कोई करता है क्या? राहुल यही सब बातें अपने मन में सोचते हुए चाहत को मुंह खोल देख रहा था। वही चाहत की बात सुनकर कबीर कुछ पल चाहत के प्यारे चेहरे को देखता है, जो बड़ी उम्मीद के साथ उसे ही देख रही थी। जो देखकर कबीर एक नज़र घूरकर राहुल को देखता है।
जैसे उससे अपने नजरों से ही वार्निंग दे रहा हो कि अगर उसने चाहत की बात नहीं मानी तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। वही राहुल जब कबीर की नजरें अपने ऊपर महसूस करता है तो बेचारा एकदम से डर जाता है और वह तुरंत गौरी को उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है। वही गौरी जो अब तक गोद में ना बैठने की वजह से रो रही थी वह राहुल के गोद में बैठाते से तुरंत चुप हो जाती है। वह अपने आंसुओं को ऐसे पूछती है कि जैसे उसने कभी रोवा ही ना हो, जो देखकर राहुल जो अब सोच रहा था कि उसे गौरी को चुप भी करना होगा, वह एकदम से हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि यह लड़की कितनी ज्यादा ड्रामेबाज है। वही हमारी चाहत जब देखती है राहुल ने गौरी को अपनी गोद में बैठा लिया है तो उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर वो कबीर की तरफ देखती है जो उसे ही लगातार देखे जा रहा था, जो देखकर चाहत अपनी मासूमियत से आंखें टिमटिमाते हुए कहती है एल भूख लगी है। इतना कहकर चाहत अपना टिफिन कबीर के आगे कर देती है जो देखकर कबीर की आईब्रो आपस में सिकुड़ जाती है। वह अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या मैं इस लड़की का नौकर हूँ जो ये जब देखो तब मुझे परेशान करती रहती है। बिना मुझसे कुछ पूछे आकर मेरी गोद में बैठ गई और अब चाहती है मैं इसे खाना खिलाने। मैं अब इस लड़की के नखरे बिल्कुल नहीं सहने वाला। यही सब अपने मन में सोचते हुए कबीर चाहत को घूर कर देखता है। लेकिन कबीर के ऐसे घूरने से हमारी चाहत के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। वह कबीर को हिलाते हुए कहती है एल भूख लगी है, भूख लगी है। चाहत के बात सुनकर कबीर जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने वाला होता है कि तभी पीछे से एक गुस्से भरी आवाज आती है जो बोल रही थी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कबीर की गोद में बैठने की। उस आवाज को सुनते ही सभी लोगों का ध्यान उस आवाज की दिशा में चला जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह नया कैरेक्टर कहानी में कहां से आ गया तो मैं आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता दूं कि यह कौन है। ये रिया ठाकुर है। ठाकुर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मलिक की बेटी है। ये कबीर के साथ उसी के क्लास में पढ़ती है। ये कबीर को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। कोई भी लड़की अगर कबीर के आसपास भी जाने की कोशिश करे तो यह इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। यह उस लड़की का ऐसा हाल करती है जिससे उस लड़की को इस स्कूल से ट्रांसफर लेना पड़ता है। यह अपने क्लास में बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये कबीर को पागलों की तरह प्यार करती है लेकिन हमारे कबीर बाबू हमेशा इसे इग्नोर करते हैं। लेकिन फिर भी यह कबीर को पागलों की तरह प्यार करती है। आज जब वह कैंटीन में आ रही थी कबीर को देखते हुए लंच करने, तभी उसकी नज़र अचानक से कबीर और चाहत पर चली जाती है। रिया जब देखती है चाहत कबीर के गोद में कैसे बैठी है तो उसे बहुत ही तेज गुस्सा आने लगता है कि उसके कबीर की गोद में कोई लड़की कैसे बैठ सकती है। अगर बैठना भी चाहिए तो सिर्फ उससे। इतना सब सोचकर रिया को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वह कबीर के पास जाकर चाहत को घूरते हुए उस पर चिल्लाकर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कबीर की गोद में बैठने की। वही रिया की बात सुनकर सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। इस समय कैंटीन में जितने लोग भी मौजूद थे सभी रिया को बहुत अच्छी तरीके जानते थे और वह सब ये भी जानते थे कि रिया कबीर को पागलों की तरह प्यार करती है। अब सब देखना ये चाहते थे कि रिया चाहत के साथ क्या करती है जो कबीर की गोद में बैठे उसे ही घूर रही थी। चाहत जब रिया को देखती है तो उसके चेहरे पर कुछ कंफ्यूजन आ जाता है कि यह लड़की कौन है जो उसे इतने गुस्से से बात कर रही है। इसलिए वह रिया को घूरकर देखने लगती है। वही रिया जब देखती है चाहत कबीर के गोद से अभी भी नहीं उतर रही है, उल्टा उसे घूरकर देख रही है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। इसलिए वह दोबारा चाहत के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता मैं क्या बोल रही हूँ। जल्दी से उतरो कबीर की गोद से वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर रिया चाहत को घूरने लगती है। वही कबीर जो चाहत को अपनी गोद में लेकर आराम से बैठा था वह रिया की ऐसी बात सुनकर उसे घूरने लगता है कि आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई चाहत को डांटने की। यही सब सोचते हुए कबीर रिया को घूर कर देखता है। वही चाहत जो कबीर की गोद में बैठी थी रिया की ऐसी बात सुनकर गुस्से में उसे जवाब देते हुए कहती है मैं इनकी गोद से नहीं उतरूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। इतना कहकर चाहत रिया को घूरकर देखने लगती है जैसे उसे रिया की बात बिल्कुल भी पसंद ना आए वही रिया चाहत की ऐसी बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है जो देखकर वही कबीर के बगल में बैठा राहुल रिया से कहता है रिया तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम जब देखो तब बीच में आकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, जाओ यहाँ से। राहुल की ऐसी बात सुनकर रिया गुस्से में राहुल से कहती है राहुल तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते मैं तुम लोगों की दोस्त हूँ। रिया की बात सुनकर राहुल उसका मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहता है दोस्त और तुम ये कब हुआ, हमें तो पता ही नहीं चला। इतना कहकर राहुल हल्का सा हंस देता है जो देखकर रिया का चेहरा देखने लायक हो जाता है। 37 रिया और चाहत आमने सामने।
उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राहुल इतने लोगों के सामने उसकी ऐसी बेइज्जती करेगा, इसलिए वह राहुल को अपनी आंखों में मायूसी लेकर देखकर कहती है, आए राहुल, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? आए वह भी इतने लोगों के सामने, तुम्हारे पापा और मेरे पापा दोस्त हैं। आए तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? आए रिया की बात सुनकर राहुल कहता है, आए तुम्हारे पापा और मेरे पापा एक दूसरे के दोस्त हैं, ना कि हम दोनों। इतना कहकर राहुल रिया को घूरकर देखता है, आए जिससे रिया को काफी गुस्सा आता है कि राहुल उसकी ऐसे सरेआम बेइज्जती कैसे कर सकता है। आए इतना सब सोचकर रिया को गुस्सा आने लगता है और वह राहुल को गुस्से में देखने लगती है, आए जैसे वह अभी राहुल का मर्डर कर देगी। आए लेकिन बेचारी कर कुछ नहीं सकती थी, यह वह भी जानती थी। आए इसलिए उसने सोचा अपना गुस्सा इन दोनों लड़कियों पर निकल जाए, आए जो न जाने कहां से आकर इन दोनों की गोद में बैठ गई है। आए इतना सब सोचकर रिया चाहत और गौरी को घूर कर देखती है और कहती है, आए तुम दोनों बदतमीज लड़कियों यहाँ पर क्या कर रही हो? आए ये तुम्हारी जगह नहीं है। आए जाओ तुम दोनों अपने क्लास के स्टूडेंट के साथ लंच करो। आए रिया की ऐसी बात सुनकर चाहत और गौरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। आए हमारी गौरी तो अपना गुस्सा बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी, इसलिए वह रिया को जवाब देते हुए कहती है, आए ओ चुड़ैल की शक्ल वाली दीदी, जरा अपनी आवाज को कंट्रोल में करियो, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा ना। आए तो मैं तुम्हारी यह शक्ल कहीं देखने लायक नहीं छोड़ूंगी। आए इसको कुचल कर भुजिया बना दूंगी और अपनी स्वीटी को खिला दूंगी। आए इतना कहकर गौरी घुरकर रिया को देखते लगती है। आए वही गौरी की ऐसी बातें सुनकर वहां जितने भी लोग खड़े थे, आए सब मुंह खोले गौरी को देखने रखते हैं कि आखिर इतनी छोटी बच्ची की जुबान इतनी जहरीली कैसे हो सकती है, आए जो वह ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है। आए यही सब सोचते हुए वहां कैंटीन में जितने भी लोग मौजूद थे, आए सब गौरी को अपना मुंह खोले देख रहे थे। आए यहाँ सबसे ज्यादा हैरान कोई और नहीं हमारे राहुल थे। आए वह तो अपनी गोद में बैठी उस छोटी सी लड़की को देख रहा था जो कुछ देर पहले उसकी गोद में न चढ़ पाने की वजह से रो रही थी और अब आराम से उसकी गोद में बैठकर दूसरी लड़की यानी कि रिया को सुना रही है। आए उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लड़कियां इतनी जल्दी कैसे बदल सकती है। पल भर में रो रही है थी और पल भर में शेरनी बन गई है। यही सब सोचते हुए राहुल मुंह खोले गौरी को देख रहा था। आए वही गौरी जो रिया को सुनने के बाद खुश हो रही थी। आए जब उसे अपने ऊपर सबकी नजरें महसूस होती है, आए तो उसे गुस्सा पाउटिंग आने लगता है। आए वह अपने मन में ही सोचते हुए खुद से ही कहती है, आए जब भी मैं किसी को कुछ बोलती हूँ, आए तो सब मेरी तरफ ऐसे घूर घूर कर देखने लगते हैं, आए जैसे कि उन्होंने आज से पहले इतनी सुंदर, क्यूट और इंटेलिजेंट लड़की देखी ही ना हो। आए इतना कहकर गौरी अपना मुंह बनाती है और सबको देखकर अपनी चिल्डिश लेकिन क्यूट आवाज में कहती है, आए आप लोग हमें ऐसे ना देखें वरना हमें नजर लग जाएगी। आए जब मेरी दोस्त और मैं यहाँ पर आए थे तब भी आप लोग हमें ऐसे ही घूर रहे थे। आए अगर आप लोगों को घूरने का इतना ही शौक है, आए तो आप इन चुड़ैल दीदी को, गौरी रिया की तरफ इशारा करके कहती है, घूरी ये दिखने में भी बुरी लगती है। आए इतना कहकर गौरी खिलखिलाकर हंस देती है। आए उसकी बात सुनकर सभी लोग जो अब तक गौरी को शौक से देख रहे थे, आए वह उसकी बात सुनकर एकदम से हड़बड़ा जाते हैं। लेकिन जब लास्ट की बात गौरी की सुनते हैं, आए तो एकदम से सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आए फिर सब एकदम से हंसने लगते हैं। आए वही रिया जब गौरी की बात सुनती है, आए तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और उसका गुस्सा तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। आए जो देखकर रिया गुस्से में गौरी की तरफ अपनी उंगली दिखाकर कहती है, आए यू बदतमीज लड़की, गांव की गवार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आए वही गौरी जब रिया की ऐसी बात सुनती है, आए तो उसे भी गुस्सा आने लगता है, इसलिए वह राहुल की गोद से एकदम से नीचे उतर जाती है और रिया के सामने ऐसे खड़ी हो जाती है। आए जैसे वह रिया को चैलेंज दे रही हो कि अगर उसने उसे हाथ भी लगाया तो वह उसे छोड़ेगी नहीं। आए गौरी का ऐसा कॉन्फिडेंट देखकर राहुल बहुत ज्यादा हैरान होता है। आए फिर वह एक बार रिया को देखता है जो गौरी से बहुत लंबी थी, फिर गौरी को देखता है, आए जो रिया के कमर तक आ रही थी। आए जो देखकर राहुल अपने मन में सोचता है, आए क्या इस लड़की को जरा सा भी डर नहीं है? अगर इसे कुछ हो गया तो? राहुल यही सब अपने मन में सोचते हुए गौरी को घबराहट से देखने लगता है। आए वही हमारी गौरी इन सब से बेखबर रिया को चैलेंज दे रही थी, आए कि अगर उसमें हिम्मत हो तो वह उसके सामने आया या फिर उसको हाथ लगाकर दिखाए। आए जो देखकर रिया गुस्से से आग बबूला हो जाती है। आए वह भी गौरी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसको उंगली दिखाते हुए कहती है, तुम 2 फुट की लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे यानी रिया ठाकुर से पंगा लो? आए इतना कहकर रिया गौरी को घूरने लगती है। आए लेकिन हमारी गौरी को देखकर ऐसा लग रहा था, आए कि जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। आए वह भी रिया की आंखों में घूर रही थी। आए
जो देखकर रिया गौरी का मजाक उड़ाते हुए कहती है आई वैसे तुम हो कौन, तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है आई मेरे सामने खड़े होने का, कहीं से भी आ जाती हो, गवार कहीं की, तुम्हारा लैंग्वेज देखकर तो मुझे यही लग रहा है जैसे तुम सड़क छाप कोई लड़की हो आई। इतना कहकर रिया गौरी का मजाक उड़ाने लगते हैं आई, जो देखकर गौरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह रिया को गुस्से में घूरने लगती है आई, जो देखकर रिया को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है आई कि फाइनली उसने इस घमंडी लड़की को इसकी औकात दिखा दी। फिर वह गौरी को और चिढ़ाने के लिए कहती है एल वैसे तुम किस खानदान की हो। इतना कहकर रिया कुछ सोचने का नाटक करने लगती है आई। तभी उसके बगल में खड़ी उसकी चमची जिसका नाम खुशी था आई, वह रिया से कहती है आई रिया तुम इसे नहीं जानती होगी आई, इसे दिवाकर अंकल ने कुछ ही दिन पहले गोद लिया था आई। वही अपनी चमची खुशी की बात सुनकर रिया हंसते हुए कहती है आई अच्छा तो तुम दीवान अंकल की गोद ली हुई बेटी हो आई, तभी इतना घमंड कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम हो तो सड़क छाप और अनाथ आए, ना तुम्हारे माँ बाप का पता है ना खून खानदान का, फिर भी आ रही हो मुझसे जवान लड़ने आए। इतना कहकर रिया गौरी को नफरत से देखने लगती है आए। वही गौरी रिया के मुंह से जब ऐसी बातें सुनती है आए तो उसे काफी बुरा लगता है आए। गौरी एक स्ट्रांग टाइप की लड़की थी आए, लेकिन आज जब वह अपने माता पिता के बारे में ऐसा बातें सुनती है रिया के मुंह से तो उसे काफी बुरा लगता है आए। उसे रिया की बातों से काफी हॉट फील होता है आई, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह जल्दी ही उसके गाल पर लुढ़क जाते हैं। वही रिया जब गौरी की ऐसी हालत देखती है आई तो उसे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वह गौरी को और चिढ़ाने के लिए एक डेविल स्माइल पास करती है आई, जिसकी वजह से गौरी की आंखों में मोटे मोटे आंसू आने लगते हैं आई। वही चाहत जो कबीर की गोद में अब तक शांति से बैठी थी, वह रिया की ऐसी बात सुनकर रिया को गुस्से से घूरने लगती है आई, जैसे वह रिया को अभी ही मार डालेगी आई। लेकिन जब वह गौरी की ऐसी हालत देखती है तब उसका गुस्सा पाउटिंग और भी ज्यादा बढ़ने लगता है आई, जिस वजह से वह कबीर की गोद से एक झटके से उतरती है आई और गौरी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है आई। फिर वह रिया को ऐसे घूरने लगती है आई जैसे वह अभी उसको मार देगी आई। इस समय चाहत का ऑरा बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था और वह अपने इसी ऑरा के साथ रिया को घूर रही थी आई, जो उसके सामने अब तक हंस रही थी आई। लेकिन जब वह अपने सामने चाहत को देखती है आई तो उसकी आंखों में एक नफरत दिखाई देती है और वह अपने उन्हीं नफरत भरी आंखों के साथ चाहत को देखने लगती है। वही हमारे कबीर बाबू जो अब तक शांति से बैठे थे आई चाहत को अपनी गोद में लेकर, लेकिन जब वह देखते हैं आई चाहत उनकी गोद से कैसे उतर गई है आई, तो उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है उस इंसान पर जिसकी वजह से चाहत उसकी गोद से उतरी थी आई, इसलिए वह भी रिया को घूर कर देखने लगता है आई। वहीं दूसरी तरफ हमारी गौरी जब चाहत को ऐसे अपने सामने खड़ा हुए देखती है जैसे कि वह उसकी दीवार हो आई जिसे कोई भेद न सकता हो, तो उसे बहुत अच्छा लगने लगता है आई, जिस वजह से वह भी रिया को घूर कर देखने लगती है और अपने मन में ही कहती है आई। 38 चाहत का रिया को मारना। अब आगे। इस समय चाहत और रिया दोनों आमने सामने थे आई, दोनों एक दूसरे की आंखों में घूर रही थी और बाकी सब उन दोनों को देख रहे थे आई, यहाँ तक कि कबीर जिसको आज तक फर्क नहीं पड़ा कि उसके आसपास क्या हो रहा है, वह भी आज चाहत को देख रहा था आई। वह चाहत के चेहरे के हर एक एक्सप्रेशन बहुत गौर से देख रहा था आई। इस समय चाहत के चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं शो हो रहा था आई, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी आई, जो कबीर भी बखूबी महसूस कर सकता था आई। इसलिए वह क्यूरोस होकर चाहत की तरह देख रहा था कि आखिर चाहत आगे करने क्या वाली है आई। वही हमारी चाहत रिया की तरफ गुस्से से देखते हुए लेकिन फिर भी अपनी शांत आवाज में कहती है एल आप मेरी दोस्ती या फिर हमारे बारे में बात करने से पहले आप अपने खुद के ही बारे में जान ले कि आप कौन है और कहां से आए हैं आए। इतना कहकर चाहत रिया को एक मजाकिया मुस्कान देती है आई, लेकिन उसके चेहरे पर वह मुस्कान बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी आई, जिसकी वजह से एक पल के लिए रिया भी चाहत की उस मुस्कान से डर गई आई। लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे के डर को छुपाते हुए चाहत को गुस्से में देखकर कहती है एल आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है आई। रिया के बात सुनकर चाहत अपने उसी मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए कहती है एल तुम्हें तो पता है, लेकिन फिर भी तुम अनजान बनने की कोशिश कर रही हो आई। कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें बता देता हूँ आई। जहां तक मुझे पता है आई तुम वीरेंद्र ठाकुर की सेक्रेटरी की बेटी हो, क्यों सही कहा ना आई। ताना मारते हुए चाहत कहती है आई, फिर आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है आई तुम्हारी उस माँ ने वीरेंद्र ठाकुर को सिड्यूस किया था आई, जिसकी गलती का नतीजा तुम हो। फिर बाद में जब वीरेंद्र ठाकुर को पता चला तुम उनकी औलाद हो तो वह तुम्हें अपने घर ले आए, तब से तुम उनके घर में ही रह रही हो आई। इतना कहकर चाहत रिया की तरफ एक मजाकिया मुस्कान देती है आई, फिर आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है आई भले ही हमें नहीं पता हमारे माता पिता कौन है आई, लेकिन हमें इतना जरूर पता है आई उन्होंने हमें तुम्हारी तरह जन्म नहीं दिया होगा आई। तुम्हारी माँ ने तो एक शादीशुदा आदमी को सिड्यूस किया था आई,
चाहत इससे आगे भी अपनी बात कंटिन्यू रखना चाहती थी आए, लेकिन तभी गुस्से से रिया चिल्लाते हुए कहती है आए अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी आए। इतना कहकर रिया गुस्से से पागल हो जाती है और चाहत की तरफ उसको मारने के लिए बढ़ती है आए, जो देखकर सभी की सांसें एक पल के लिए रुक सी जाती हैं। वहीं हमारे कबीर बाबू जब रिया की ऐसी हरकत देखते हैं आए तो उनकी आंखें एकदम बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है आए। वह रिया को देखते हुए ही अपनी जगह से खड़े होने ही वाले होते हैं, तभी उनकी नजर चाहत पर जाती है। कबीर चाहत की उन खूबसूरत बैगनी आंखों में देखता है आए, जिसमें डर का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि एक कॉन्फिडेंट था आए, एक जिद्दी थी, जुनून था आए, किसी को भी तबाह कर देने का आए, जो देखकर कबीर के कदम अपने आप रुक जाते हैं। वह वापस अपने चेयर पर बैठ जाता है, लेकिन किसी ने भी कबीर के इस छोटे से एक्शन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सभी चाहत और रिया को देखने में बिजी जो थे आए। वहीं राहुल जब देखता है रिया कैसे चाहत की तरफ बढ़ रही है आए, तो उसको चाहत के डर लगने लगता है आए कि कहीं रिया की वजह से चाहत को कुछ हो ना जाए आए। इतना सब सोचकर राहुल अपनी चेयर से खड़ा होता है और रिया की तरफ बढ़ने लगता है आए। वही रिया गुस्से से पागल होकर चाहत की तरह बढ़ रही थी आए, उसकी आंखों में चाहत के लिए बेपनाह गुस्सा और नफरत था आए। वह चाहत के पास पहुंचकर जैसे ही उसको थप्पड़ मारने वाली होती है आए, तभी एक छोटे से हाथ में उसके हाथों को मजबूती से पकड़ लिया आए, जो देखकर रिया एक पल के लिए अपनी जगह पर शौक होकर खड़ी रह जाती है आए। फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ उस इंसान को देखने रखती है आए, जिसने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था आए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन है वह इंसान आए जिसने रिया के हाथों को पकड़ा हुआ था आए, क्या वह गौरी है या फिर राहुल आए? अगर आप इन दोनों के बारे में सोच रहे होंगे आए, तो आपकी राय बिल्कुल गलत है आए। रिया के हाथों को किसी और ने नहीं, हमारी चाहत में पकड़ा था आए। चाहत को ऐसे अपना हाथ पकड़ा देख रिया गुस्से से बौखला जाती है और चाहत को गुस्से से घूरने लगती है आए, लेकिन इन सब का हमारी चाहते के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है आए। वह अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ रिया को घूर रही थी आए। इस समय चाहत के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं हो रहा था आए, वह बिल्कुल कबीर की परछाई लग रही थी आए। उसकी आंखों में कोई गहराई से देखे तभी कुछ पता लगाया जा सकता था आए, वरना उसके चेहरे से तो ऐसा लग रहा था आए जैसे वह एक जीती जागती रोबोट हो, जो रिया के हाथ को पकड़े खड़े थी आए। वही हमारे राहुल जो चाहत की मदद करने के लिए जा ही रहे थे आए, वह जब देखते हैं चाहत को कि वह कैसे रिया का हाथ इतनी आसानी से रोक दी थी आए, जो देखकर वह अपनी जगह पर शौक खड़े रह जाते हैं और अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ चाहत को देखने लगते हैं और अपने मन ही मन सोचते हैं आए, क्या कोई इतनी छोटी लड़की ऐसा कुछ कर सकती है आए। अब हमारे राहुल को कौन बताए, हमारी चाहत दिखने में भले ही छोटी हो आए, लेकिन उसके अंदर की आत्मा वह तो माफिया क्वीन की है। वह इतनी आसानी से कैसे हार मान सकती है आए, वह भी ऐसे छोटी मोटी लड़कियों के हाथों तो बिल्कुल भी नहीं आए। चाहत अपने हाथों की पकड़ रिया के हाथों पर टाइट करती है आए, जिसकी वजह से रिया को दर्द होने लगता है आए, इसलिए वह गुस्से से चिल्लाकर चाहत से कहती है आए यू बीच छोड़ो मेरा हाथ। इतना कहकर रिया जैसे ही चाहत को मारने वाली होती है आए, चाहत अपने पैरों को घुमाकर रिया के पेट में जोर से मारती है आए, जिसकी वजह से रिया थोड़ी दूर जाकर गिरती है आए। वही चाहत भी जमीन पर गिर जाती है आए, क्योंकि उसकी बॉडी इस टाइम बहुत ही ज्यादा कमजोर थी आए, जो बात चाहत को भी पता थी आए, लेकिन फिर भी उसने रिया को मारने का जोखिम उठाया था आए। वही चाहत जैसे ही नीचे जमीन पर गिरने वाली होती है आए, उसके पीछे खड़ी गौरी तुरंत घबरा जाती है आए। वह जल्दी से चाहत को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है आए, लेकिन तब तक देर हो गई थी आए, चाहत नीचे जमीन पर गिर गई थी आए, जिस वजह से चाहत को हल्की सी चोटें आ गई थी आए, लेकिन चाहत के चेहरे पर दर्द का एक भी नामो निशान नहीं था आए। लेकिन हमारी चाहत को ऐसे गिरता देख गौरी जोर से चाहत का नाम लेकर पुकारती है आए, जिस वजह से सभी की सांसें एक पल के लिए रुक जाती है आए। वही कबीर जब चाहत को ऐसे गिरता हुआ देखता है आए, तो उसकी आंखें पूरी तरह डार्क हो जाती है आए। वह तुरंत ही चाहत के पास जाता है और उसको अपनी गोद में बैठाकर चेक करने लगता है आए, तो देखता है चाहत के घुटनों पर हल्की सी चोट आई थी आए, जो देखकर कबीर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है आए। वह अपनी डार्क नजरें उठाकर उस इंसान को देखता है आए, जिसकी वजह से चाहत को चोट आई थी आए। वहीं दूसरी तरफ रिया चाहत के ऐसे मारने से संभाल नहीं पाती है और थोड़ी दूर जमीन पर जाकर जोर से गिरती है आए, जिसकी वजह से उसके हाथ में और कमर में फ्रैक्चर आ गया था आए। वह बहुत जोर जोर से चिल्लाकर रो रही थी आए, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी एक या दो हड्डी टूट गई हो। इस समय रिया के चेहरे पर बहुत ज्यादा दर्द दिखाई दे रहा था आए, जो देखकर कबीर के दिल में थोड़ी सी संतुष्टि मिली आए, लेकिन उसके दिल में अभी भी यह था आए कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई चाहत को चोट पहुंचाने की आए। यही सब सोचते सोचते कबीर गुस्से से रिया को देखने लगता है आए। वहीं दूसरी तरफ हमारी चाहत, जो कबीर को अपने पास देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी आए, लेकिन जब वह दिखती है कबीर रिया को देख रहा है आए, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है आए।
इसलिए वह कबीर को हिलाते हुए अपनी मासूमियत से भरी आवाज में थोड़ा दर्द लाते हुए आई कबीर से कहती है, दर्द हो रहा है एल। चाहत की बात सुनकर जो कबीर अब तक रिया को गुस्से से घूर रहा था, उसका ध्यान चाहत पर चला जाता है एल। वह चाहत के मासूम से चेहरे को निहारने लगता है जो इस समय थोड़ा दर्द में नजर आ रहा था। वही हमारी गौरी जो चाहत के बगल में ही खड़ी थी वह जब चाहत के मुंह से सुनती है कि उसे दर्द हो रहा है तो उसे रिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसलिए वह चाहत से अपनी मासूमियत लेकिन गुस्से भरी आवाज में रहती है, तुम चिंता मत करो चाहत, इस लड़की को तो मैं बताती हूँ इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें दर्द देने की मैं इसको अभी मार कर आता हूँ। इतना कहकर गौरी गुस्से में रिया की तरफ बढ़ने लगती है जो पहले से ही दर्द में तड़प रही थी। 39 गौरी का रिया को मारना और राहुल का रोकना। गौरी रिया के पास पहुंचकर गुस्से में रिया को देखते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी दोस्त को कितनी चोट लग गई है, उसको कितना दर्द हो रहा होगा। इतना कहकर गौरी अपने छोटे छोटे पैरों से रिया को मारने लगती है। वही रिया जो पहले से ही दर्द की वजह से अपनी जगह से हल भी नहीं पा रही थी, वह गौरी के ऐसे मरने से उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। जिस वजह से वह गौरी को गुस्से और नफरत से देखते हैं और चिल्लाकर कहती है, पागल लड़की, तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हारी उस दोस्त को तो बस मामूली सी चोट लगी है और मेरी क्या हालत हुई है। इतना कहकर रिया चाहत को नफरत से देखने लगती है। वही गौरी उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देती है। उसको तो बस एक ही शब्द सुनाई दे रहा था कि रिया ने उसे पागल कहा। इतना सोचकर गौरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसलिए वह अपने छोटे छोटे हाथ पैरों की मदद से रिया को मारने लगती है जो देखकर रिया दर्द से तड़पने लगती है। भले ही गौरी के हाथों में ज्यादा जान ना थी लेकिन फिर भी रिया को चोट लगने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वह हल्का सा भी हिल रही थी तो उसकी जोर की चीख निकल जा रही थी। लेकिन हमारी गौरी नहीं रुकती और रिया को लगातार मारे जा रही थी। इस समय उस पूरी कैंटीन में रिया के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी जो सुनकर सभी लोग अपनी घबराई नजरों से उन दो छोटी लड़कियों को देखने लगते हैं जो कुछ देर पहले बहुत ही ज्यादा मासूम लग रही थी लेकिन अब किसी खतरनाक डेविल्स छोटा सा भूत की तरह लग रही है। वही बगल में खड़ा राहुल जब गौरी की ऐसी हरकत देखता है तो बहुत ही ज्यादा शौक होता है। वह अपने मन में ही कहता है, ये चेहरे से देखने में कितनी ज्यादा प्यारी मासूम और इनोसेंट लग रही है लेकिन देखो जरा रिया को कितनी बेरहमी से मार रही है। उसे ये भी नहीं दिख रहा बेचारी रिया का पहले से ही हालत खस्ता हो गया है लेकिन फिर भी इस लड़की को जरा सा भी दया नहीं आ रहा है। इतना कहकर राहुल गौरी को एक तक देखने लगता है जो अपने छोटे छोटे हाथों पैरों की मदद से रिया को मार रही थी जो देखकर राहुल गहरी सांस लेता है और अपना चेहरा घुमाकर चाहत की तरफ देखता है तो पता है कबीर चाहत को अपनी गोद में उठाकर वहां से जा रहा था जो देखकर राहुल भी उसके पीछे जाने को होता है लेकिन वह एक नजर रुककर गौरी को देखता है जो अभी भी रिया को मारने में बिजी थी जो देखकर राहुल अपने कदम रोक लेता है और गौरी की तरफ बढ़ते हुए खुद से ही कहता है, हे भगवान प्लीज मेरी रक्षा करना, कहीं यह लड़की मुझे भी रिया की तरफ पीटना दे। इतना कहकर राहुल अपने मन में ही भगवान से प्रार्थना करने लगता है और धीरे धीरे गौरी के पास जाने लगता है जो अभी भी रिया को मारने में बिजी थी। राहुल गौरी के पास पहुंचकर एक झटके से गौरी को अपनी गोद में उठा लेता है जिसकी वजह से गौरी के छोटे छोटे हाथ पैर इस समय हवा में लटक रहे थे वहीं गौरी जब अपने आप को ऊपर पाती है तो एकदम से शॉक हो जाती है। उसे तो कुछ देर के लिए समझ में ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वह अपना सर ऊपर करके देखती है तो उसकी नजरें राहुल की नजरों से जा मिलती है जिसने उसे उठाया हुआ था, जो देखकर गौरी एक पल के लिए हैरान होती है जिस वजह से वह राहुल को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है जैसे वह राहुल से पूछ ना चाह रही हो कि उसने उसे गोद में क्यों उठाया है। लेकिन राहुल गौरी के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देता है। वह गौरी को वैसे ही अपनी गोद में उठाकर वहां से जाने लगता है जो देखकर गौरी जोर जोर से चिल्लाते हुए राहुल से कहती है, मुझे नीचे उतरो, मैं इस गंदी लड़की को पनिश करूंगी, मुझे नीचे उतरो। इतना कहकर गौरी राहुल की गोद से निकलने की कोशिश करने लगती है जो देखकर राहुल अपनी पकड़ गौरी की कमर पर और भी ज्यादा टाइट कर देता है, जिसकी वजह से गौरी उसकी बाहों में हिल भी नहीं पा रही थी। इसलिए वह राहुल को गुस्से में देखकर लेकिन अपनी मासूमियत से भरी आवाज में कहती है, आप मुझे नीचे उतारो नहीं तो मैं आपको मारूंगी। गौरी की बात सुनकर राहुल कोई भी जवाब नहीं देता जो देखकर गौरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसलिए वह राहुल के हाथों पर जिसने उसे पकड़ रखा था उस पर जोर से अपने दांत गड़ा देती है जिस वजह से राहुल को अपने हाथों में दर्द महसूस होता है। लेकिन वह अपने हाथों के दर्द को इग्नोर करके गौरी को वैसे ही वहां से लेकर चला जाता है।
वही वहां मौजूद सारे बच्चे यह तमाशा देख रहे थे आए, लेकिन किसी ने भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। सब शांति से अपनी जगह पर खड़े होकर देख रहे थे आए। वही रिया जब देखती है राहुल गौरी को लेकर वहां जा रहा है एल, तो वह एक पल के लिए राहत महसूस करती है आए, लेकिन दूसरे ही पल उसके मन में गुस्सा, पाउटिंग, नफरत, जलन सभी प्रकार की भावनाओं ने ले ली थी आए। वह गुस्से में उस तरफ देखती है आए जहां पर चाहत और गौरी गई हुई थी, और गुस्से में ही रिया अपने मन में ही बोलती है आए, मैं तुम दोनों को छोड़ेगी नहीं आए। तुम्हारी वजह से मेरी यह हालत हुई है आए, इसका खामियाजा तो तुम दोनों को भुगतना होगा आए। इतना कहकर रिया अपनी नफरत भरी नजरों से गौरी को देखने लगती है आए, जो राहुल की गोद में वहां से जा रही थी आए। फिर वह चिल्लाकर अपनी दोस्त को बुलाती है आए, जो वहीं पर खड़ी होकर सारा तमाशा देख रही थी आए, लेकिन उसने मदद करने की जहमत नहीं उठाई, जो देखकर रिया को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है एल, इसलिए वह चिल्लाते हुए अपनी दोस्त का नाम पुकारती है आए। जो सुनकर उसी के बगल में खड़ी उसकी दोस्त खुशी, जो अब तक ये सारा तमाशा देख रही थी आए, वह जल्दी से रिया के पास जाती है और अपना सहारा देकर रिया को खड़ा करते हुए कहती है आए, रिया तुम चिंता मत करो, उस बीच की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मरने की आए, देखना मैं इसका बदला लेकर रहूंगी आए। आए चलो हम दोनों हॉस्पिटल चलते हैं आए, तुम्हें कितनी ज्यादा चोट आई है आए, कहीं तुम्हारा हाथ फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है आए। इतना कहकर खुशी रिया को ऐसे देखने लगती है आए जैसे कि उसे रिया की सबसे ज्यादा फिक्र हो, फिर और रिया से प्यार से कहती है आए, चलो जल्दी से हॉस्पिटल, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर देती हूँ आए। इतना कहकर खुशी रिया को संभालते हुए वहां से लेकर जाने लगती है। अच्छा एक बात पूछूं, क्या आप लोग का भी कोई ऐसा दोस्त है आए जो आप लोगों को प्रॉब्लम में पड़ा देखकर साइड में खड़ा होकर तमाशा देखता है, और जैसे ही प्रॉब्लम खत्म हो जाती है आए वह ऐसे जताता है जैसे कि उसके जैसा फिक्र करने वाला कोई दूसरा हो ही ना आए? जल्दी से कमेंट करके बताए आए, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं आए। क्या मैं भी जान सकती हूँ आप लोगों के भी ऐसे दोस्त होते हैं एल, इसलिए कमेंट करना ना भूले। वहीं उन दोनों को भी वहां से जाता देखा सारे बच्चे जो अब तक वहां पर बैठकर तमाशा देख रहे थे आए, वह सब फिर से बैठकर अपना लंच करने लगते हैं और तरह तरह की बातें भी करने लगते हैं आए कि ये दोनों छोटी बच्चियों कौन है आए जिसने रिया को मारा, कबीर और राहुल से इनका रिश्ता क्या है आए, कबीर जो आज तक कभी किसी लड़की को अपने करीब आने नहीं देता था आए, वह इन दोनों बच्चियों को कैसे अपने करीब आने दे रहा है एल। यही सब सोचते सोचते उस पूरे कैंटीन में बच्चे आपस में तरह तरह की बातें करने लगते हैं आए। कुछ को तो रिया के लिए बुरा भी लग रहा था आए कि रिया फालतू में ही इतना मार खा गई आए, लेकिन कुछ को अच्छा लग रहा था आए क्योंकि रिया यहाँ पर बहुत ज्यादा सबको परेशान करती थी आए, इसलिए सभी लोग रिया को मार खाता देख खुश भी हो रहे थे और हैरान भी। कुछ लोगों के दिमाग में तो ये भी चल रहा था एल कि रिया आगे जाकर क्या करने वाली है आए, क्योंकि रिया इतनी आसानी से तो हार मानने वाली नहीं है आए। जानने के लिए बने रहिए कि रिया आगे क्या करने वाली है आए चाहत और गौरी के साथ। और हाँ, मेरे पिछले क्वेश्चन का जवाब देना ना भूलिएगा आए, तभी मैं आज शाम को आप लोगों के लिए चैप्टर अपलोड करूंगी आए। चौफोटी, कबीर का गुस्सा और गौरी। सभी लोग कैंटीन में तरह तरह की बातें कर रहे थे, जिस वजह से कुछ ही देर में यह मामला पूरे स्कूल में फैल गया था आए। सभी बच्चों को पता चल गया था कि दो छोटी बच्चियों ने रिया ठाकुर को मारा, जिस वजह से अब उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा आए, जिससे सभी बच्चे उन दोनों बच्चियों के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे आए। लेकिन किसी ने भी अपनी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सभी बच्चे कबीर के नाम से बहुत ज्यादा डरे हुए थे आए, इसलिए सब बस इस बारे में बातें कर सकते थे आए। वहीं दूसरी तरफ कबीर चाहत को अपनी गोद में उठाकर एक रूम में जाता है आए, जो वही कैंटीन में ही थर्ड फ्लोर पर बना हुआ था आए। ये रूम स्पेशली कबीर के लिए ही बनाया गया था आए, जिसमें वह आराम से अपना लंच कर सके और बाकी का काम भी कर सके आए। लेकिन आज राहुल के जिद करने की वजह से कबीर को राहुल के साथ नीचे कैंटीन में सबके साथ खाना खाने जाना पड़ा आए, और यह घटना हो गई आए। अब आते हैं अपनी स्टोरी पर। कबीर चाहत को लेकर अपने रूम में इंटर होता है आए। वह रूम काफी ज्यादा बड़ा था और उसने कबीर के तरह तरह के सामान थे आए, कुछ बिजनेस से रिलेटेड बुक और लैपटॉप, कुल मिलाकर वह कमरा बहुत ही ज्यादा लग्जरियस था आए। उसमें एक बड़ा सा बेड था और बेड के ही साइड में सोफे लगे हुए थे आए, जो उस रूम की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे आए। कबीर चाहत को लेकर उस रूम में के अंदर आता है और चाहत को बेड पर बैठाकर उसे गुस्से से घूरने लगता है, जो देखकर हमारी चाहत मासूम बनते हुए अपनी आंखें मटकते लगती है आए। जो देखकर कबीर गुस्से से चाहत को घूरते हुए उससे सवाल पूछता है आए, बेबी गर्ल तुम्हें किसने कहा था आए उस लड़की को मारने को, अगर तुम्हें चोट लग जाती तो आए। इतना कहकर कबीर गुस्से से चाहत को घूरने लगता है, जो देखकर एक पल के लिए चाहत भी कबीर की उन लाल आंखों को देखकर डर जाती है आए, लेकिन फिर अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कबीर के सवालों का जवाब देते हुए कहती है आए,
उस गंदी लड़की ने मेरी दोस्त के बारे में बुरे शब्द बोले, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। इतना कहकर चाहत गुस्से में अपना मुंह फुला लेती है जिसमें वह बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी जो देखकर एक पल के लिए कबीर भी अपना गुस्सा भूल जाता है और चाहत के उस क्यूट से फेस को निहारने लगता है जो इस टाइम बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था लेकिन फिर अचानक से कबीर को याद आता है कि चाहत को चोट भी लगी है इसलिए वह चाहत के घुटने को देखता है जिस पर चोट लगी थी जो देखकर कबीर गहरी सांस लेता है और रूम में ही बने एक कपबोर्ड के पास जाता है और उसमें से फर्स्ट एड किट का बॉक्स लेकर बाहर आता है फिर वह चाहत के सामने घुटनों पर बैठ जाता है जो देखकर हमारी चाहत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कबीर को देखने लगती है कि आखिर वह करने क्या वाला है वही कबीर चाहत के सामने घुटनों के बल बैठकर उस बॉक्स में से मेडिसिन निकलता है और चाहत के घाव पर जैसे ही लगाने वाला होता है वैसे ही चाहत कबीर को रोकते हुए बड़े गर्व के साथ कहती है, आई मिस्टर हैंडसम, ये छोटी सी चोट है इससे चाहत को कुछ नहीं होगा, चाहत बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है इतना कहकर चाहत खुद पर बहुत ज्यादा प्राउड करने लगती है जो देखकर कबीर एक बार चाहत के उस छोटे से चेहरे को देखता है जो खुद में ही प्राउड करते हुए काफी घमंडी लग रहा था जो देखकर कबीर गहरी सांस लेता है और चाहत की बातों को इग्नोर करते हुए उसके घाव पर दवा लगा देता है जो देखकर हमारी चाहत की जोर से चीख निकल जाती है क्योंकि बेचारी को सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था लेकिन वह कबीर के सामने यह देखना नहीं चाहती थी इसलिए उसने ऐसा कहा था कबीर जब चाहत के चोटों पर दवा लगता है जिसकी वजह से चाहत को जलन होने लगती है और उसकी जोर की चीख निकल जाती है और उसकी आंखों में धीरे धीरे पानी आने लगता है क्योंकि उससे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी अगर चाहत के पिछले जन्म वाली बॉडी होती तो चाहत के लिए ये दर्द कुछ भी नहीं होता लेकिन अब चाहत की बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और कबीर को अपनी इतनी ज्यादा केयर करता देखा उसे बहुत अच्छा लगता है जिस वजह से वह अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाती और कबीर को देखते हुए रोने लगती है वही कबीर जब देखता है चाहत रो रही है तो उसे चाहत के लिए बुरा लगने लगता है इसलिए वह चाहत को जल्दी से बेड पर से उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है जो देखकर चाहत अपना चेहरा कबीर के सीने में छुपा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है जो देखकर कबीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इसलिए वह जैसे ही चाहत को शांत करवाने के लिए कुछ बोलने वाला होता है तभी उस रूम का गेट दोबारा से खुलता है और राहुल गौरी को अपनी गोद में लेकर रूम में दाखिल होता है वही गौरी जोर जोर से चिल्ला रही थी और राहुल की गोद से उतरने की नाकाम कोशिश कर रही थी लेकिन सब बेकार हो रहा था वहीं राहुल गौरी को लेकर रूम के अंदर दाखिल होता है और गौरी को ले जाकर एक सोफे पर पटक देता है जो देखकर गौरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इसलिए वह गुस्से में राहुल को देखते हुए कहती है आपने गौरी को पटका, अगर गौरी को चोट लग जाती तो इसलिए अब गौरी आपको पनिश करेगी इतना कहकर गौरी जैसे ही उठकर राहुल को मारने वाली होती है तभी उसके कानों में चाहत के रोने की आवाज पड़ती है जिसे सुनकर गौरी अपने आप को रोक लेती है और अपना चेहरा घुमाकर चाहत को देखती है जो कबीर के सीने से लगी शिक्षक रही थी गौरी जब देखती है चाहत कबीर के सीने से लगी रो रही है तो उसे लगता है कबीर ने चाहत को डांटा होगा इसलिए चाहत रो रही है इसलिए वह गुस्से से सोफे पर से उतरकर कबीर के पास जाती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है आपने मेरी दोस्त को क्यों डांटा उसे कितना बुरा लगा होगा, आप एक बुरे इंसान हैं जो सबको डांटे रहते हो ऐसे ही ना जाने क्या क्या गौरी कबीर को सुनाया जा रही थी वहीं राहुल तो अपना मुंह खोल गौरी को देख रहा था और अपने मन ही मन सोच रहा था क्या इस छोटी सी लड़की को जरा सा भी डर नहीं है कि अगर इस मॉन्स्टर को इसकी बातों का जरा सा भी बुरा लग गया तो यह इस खा जाएगा इतना सब सोचकर राहुल अपनी डर भरी नजरों से कबीर को देखने लगता है कि उसका क्या रिएक्शन होगा वही कबीर जब गौरी की ऐसी बातें सुनता है तो उसे गुस्सा आने लगता है क्योंकि आज से पहले किसी ने उससे इस तरह की बात नहीं की थी और ये लड़की जो न जाने कहां से आ गई है उससे इस तरह से बात करने की हिम्मत कर रही थी इतना सब सोचकर कबीर अपनी लाल गुस्से से भरी आंखों के साथ गौरी की तरफ देखता है जो देखकर गौरी जो अब तक कबीर को सुनाए जा रही थी वह कबीर की लाल आंखों को देखकर एकदम से डर जाती है वह अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांपने लगती है और तुरंत वहां से भागकर राहुल के पास जाती है और उसके पैरों से ऐसे चिपक जाती है जैसे कि अगर उसने राहुल को छोड़ा तो कबीर उसे खा जाएगा और अपनी डर भरी नजरों से कबीर को देखने लगती है जो देखकर कबीर अपने गुस्से से लाल आंखों के साथ गौरी को एक तक घूरने लगता है तभी एक कोमल हाथ कबीर की आंखों पर पड़ता है जिसे महसूस कर कबीर की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है क्योंकि कबीर इस हाथ के मालिक को बहुत अच्छी तरीके से जानता है आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।